पेरेंट्स का वो चिल्लाना कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले जो एक बेसिक रीजन होता है पेरेंट्स का अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाना, वो आता है चाइल्डहुड से। पेरेंट्स के कौन से चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो कि उन्हें कनेक्शन स्थापित करने से अपने बच्चे के साथ अब रोक रहे हैं? आइदर इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स और दिस जो पैसिव एग्रेसिव नेचर होता है, और एक होता है कि बहुत क्रिटिसाइजिंग पेरेंट्स होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बड़े ही कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। ये पहनना है, यहाँ जाना है, ये सब्जेक्ट स्ट्रीम लेनी है, ये खाना है। ये बच्चों के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। ये वाला जो नेचर है पेरेंट्स का, ये कहाँ से आ रहा होता है? ये नेचर अगेन आता है बिकॉज यू हैड कंट्रोलिंग पेरेंट्स, यू हैड क्रिटिसाइजिंग पेरेंट्स, यू हैड पेरेंट्स हु मेड यू बिलीव दैट मेरे वजह से आज जो हो तुम। यही बच्चे जिनको ज्यादा कंट्रोल किया गया है, पेरेंट्स से बातें छुपाने भी लगते हैं। Absolutely yes, क्योंकि इन्हें लगता है कि मम्मी पापा नहीं समझ पाएंगे। इनका यही अप्रोच है, मेरा अप्रोच अलग है, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं। इन पेरेंट्स को अगर कन्फ्रंट भी करते हैं बच्चे कि हमें कंट्रोल फील हो रहा है, आप हमें नहीं समझ रहे हैं, तो जनरली पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट होता है हमारी इंटेंट सही है, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप इफेक्ट हो रहे हो, क्योंकि हमारी इंटेंट बिल्कुल सही है, तो अगर आप करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये एटीट्यूड पेरेंट्स का मारने के प्रति इतना कैजुअल कहाँ से आता है? तो हमने पेरेंटिंग को हायरार्किकल ही देखा हुआ है हमारे सोसाइटी में कि मुझे अथॉरिटी है, मैं बच्चे से ज्यादा समझता हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, उसको मेरी सुननी चाहिए, और अगर सुनता नहीं है तो दो, सुनता नहीं है तो दो। अब पेरेंट्स कंपेयर करते ही क्यों है? वो उनका कहाँ से आ रहा होता है? आप एक बार इंस्टाग्राम खोलिए, एक बार आप फेसबुक खोलिए, हमें लोग बता रहे हैं कि कौन से एज में मेरे बच्चे ने पढ़ना चाहिए। मेक योर चाइल्ड अ रीडर एट द एज ऑफ 2, मेक योर चाइल्ड अ स्पीकर एट द एज ऑफ 8, make your child a storyteller at the age of 10, make your child an author at the age of 50, your child's first book should be out by the age of 12. Is your child going to an international school? If not, then this. We are always driven by the society who decides for us कि what is right and what is wrong. ये पेरेंट्स में कहाँ से आ रहा होता है कि लैक ऑफ बाउंड्रीज और लैक ऑफ प्रिवेसी? Again, it is coming from somewhere कि मैंने उतना उसको empower किया ही नहीं है बच्चे को कि वो लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। मैंने उसको इतना मेरे ऊपर ही डिपेंड रखा है, और अब जो वो कुछ कर रहा है तो मैं हर एक चीज जानना चाहती हूँ। ये भी बहुत कॉमन रहता है फैमिलीज में, पेरेंट्स बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, और बच्चे कर भी देते हैं इमोशनल कनेक्ट की वजह से, प्यार की वजह से, कुछ भी, बट कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि भाई मुझे नहीं करना था बट जबरदस्ती करवाया गया है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शादी हो, चाहे कहीं जाना हो। तो ऐसे बहुत सिनेरियोज फैमिलीज में बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो ये क्या यहाँ पे कोई अनहेल्दी पैटर्न होता है क्या पेरेंट्स का? पेरेंट्स का यही है, बिलीफ होता है कि बच्चे ने मेरी सुननी ही चाहिए, और सबसे बड़ा बिलीफ ये होता है कि बच्चा अगर ऐसा करेगा तो मैं एक अच्छा पेरेंट कहलाऊंगा। कहीं खुद का बॉन्ड वो महसूस नहीं करते अपने बच्चों के साथ शुरू से ही। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं, पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी उन्हें लगता है कि बॉन्ड ही नहीं है कुछ पेरेंट्स के साथ? हम पेरेंटिंग को किस एंगल से देखते हैं कि एक मैं बच्चे को एक अच्छा माहौल दूं, फिजिकल माहौल, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड प्रोवाइड करूं, अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं, अच्छा स्कूल, अच्छा क्लासेस, अच्छा एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, और वो अपने लाइफ में खुश रहे, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट। ये सब करते समय कहीं ना कहीं पेरेंट्स वो बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो इतने उलझे हुए रहते हैं इन सब चीजें करने में। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चों को ही अपने पेरेंट्स के लिए पेरेंट बनना पड़ता है। तो ये क्या सिनेरियो है? जब बच्चे को अपने पेरेंट का पेरेंट बनना पड़ता है, वो सबसे मैं बोलूंगी दर्दनाक चीज है जो बच्चा कर सकता है, क्योंकि बच्चे की इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ऐसी कोई भी तैयारी होती नहीं है। स्टिल चाइल्ड विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता। वो आपकी चॉइस थी, वो आपके स्ट्रगल्स थे, व्हाट अबाउट मी? नार्सिसिस्ट पेरेंट किसको कहते हैं? ओके, नार्सिसिस्ट पेरेंट हम उनको कहेंगे जो बच्चे को हमेशा ये दिखाते हैं कि मैं हूं तो तुम हो। तो क्या पेरेंट्स के मन में ऐसा होता है कि इनसे मुझे कम प्यार है इसलिए मैं इन पे चिल्ला रही हूँ या चिल्ला रहा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक फैक्ट, 99% पेरेंट्स अवेयरनेस में ही नहीं है। पेरेंट क्या कर सकते हैं अपने साथ जिससे कि जो उनका इमोशनल कप फुल नहीं हो पा रहा है और वो वेंट की फॉर्म में बच्चे के ऊपर निकल रहा है, उसको एड्रेस किया जा सके मोर कामर वे में? पेरेंट्स के लिए मतलब क्या क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर हो सकते हैं
और साथ ही में बच्चे अपने पेरेंट को कैसे समझ सकते हैं कि पेरेंट के साथ भी कुछ चल रहा है। ये शिकायत बहुत से बच्चों की रहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। तो अब ये जो चिल्लाने वाली चीज है, हाँ जी। ये पेरेंट्स में कहाँ से आती है? इसके और क्या-क्या रीजंस आपके एक्सपीरियंस में आपके लिए सामने आए हैं कि पेरेंट्स का वो चिल्लाना कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले जो एक बेसिक रीज़न होता है पेरेंट्स का अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाना, वो आता है चाइल्डहुड से। जिस तरीके से वो बच्चा बड़ा किया गया है। अगर वो बच्चा बड़ा होते समय 2-3 टाइप के हम बिहेवियर देखेंगे। एक होगा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? कंट्रोल मतलब ऐसे ही करो, वैसे ही करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, यहाँ ये नहीं बोलो, तुम्हें समझ नहीं आता है। सो अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। सेकंड होता है कि उनके जो माँ-बाप होते हैं वो भी अपनी लाइफ जिस तरीके से निकाल रहे हैं, अपने चैलेंजेस को जिस तरीके से डील कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन इन पेरेंट्स के ऊपर बचपन में निकला हुआ है। तो जैसे अगर घर आने के बाद कई बार पापा गुस्से में रहते हैं किसी के या घर आने के बाद जो वर्किंग मदर्स हैं उनका भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलता है और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला बच्चे आर द सेफ स्पेस। इनके ऊपर गुस्सा बहुत आसानी से निकल जाता है। तो क्योंकि पेरेंट्स ने भी इसी तरीके से डील किया हुआ था उनके फ्रस्ट्रेशन को, दैट वाज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू गेट द वर्क डन फ्रॉम चिल्ड्रन। होमवर्क करा लो, पढ़ाई करा लो, खाना खिला दो, डांटना या फिर हाथ उठाना, ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इन बच्चों को जब वो ये पेरेंट्स जब वो बच्चे थे तब वो इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं। सब कुछ मिला, फिजिकली पेरेंट्स ने हर एक चीज प्रोवाइड की, अच्छे से अच्छे स्कूल प्रोवाइड किया, अच्छे से अच्छे क्लासेस, कपड़े, सब कुछ प्रोवाइड किया। लेकिन जब इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात आ जाती थी तो ऐसा होता था कि यार मेरे लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है। इसके वजह से वो बच्चा खुद का ट्रू नेचर कभी समझ ही नहीं पाया। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सिनारियोज होते हैं जिसकी वजह से बचपन में आइदर मेरा जो ट्रू नेचर है वो सप्रेस करती आई हूं मैं, इसके वजह से ये गुस्सा निकलता है। इनफैक्ट कई पेरेंट्स के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे ये भी पता चला कि चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। पेरेंट्स ने कभी हाथ उठाया नहीं, पेरेंट्स ने कभी डांटा नहीं, बहुत ही प्यार से पेरेंट्स ने बड़ा किया। लेकिन शादी होने के बाद इन लॉज के साथ जो उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, इन लॉज के साथ या हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का वाइफ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो एक इमोशनल सपोर्ट हम देखते हैं हमारे पार्टनर में, वो इमोशनल सपोर्ट जब इस स्पाउस को नहीं मिल पाया तो उनका खुद का इमोशनल कप ही फुल नहीं है तो वो अपने बच्चे को क्या देंगे, और वहां से वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकलता है फिर। सो ऐसा 100% जरूरी नहीं है कि वो चीजें चाइल्डहुड से ही आएगी। कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट मेरा इमोशनल कप जो है वो फुल नहीं हो रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होते जाता है और वो अल्टीमेटली निकलता है इस तरीके से कि मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, एंड देन मुझे नहीं समझ आता है कि मैं इस तरीके को कैसे डील करूँ। ओके, तो जस्ट मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ अपनी समझ के लिए। तो अगर पेरेंट चिल्ला रहा है बच्चे पे, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड की स्टोरी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या जो प्रेज़ेंट सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट्स है किसी के भी साथ, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स इमोशनली अपने आप को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा सेफ स्पेस में कहीं और, तो वो अपने बच्चे को सेफ स्पेस मान के अपना पूरा वेंट एंगर के फॉर्म में, चिल्लाने के फॉर्म में बच्चों के ऊपर निकाल देता है। परफेक्ट, परफेक्ट। पर क्या यही इसका मेरा मतलब मानना है। ये भी होता है कि अगर बच्चों के नज़रिए से देखूँ कि मेरी मम्मी या मेरी पापा मेरे से प्यार नहीं करते हैं, वो मेरे ऊपर सिर्फ़ चिल्लाते रहते हैं? एब्सोल्युटली, इसका ये एक बहुत बड़ा चंक कहेंगे हम। लेकिन जैसे अगर आपको बाइफरकेट करना होगा कि इस बिहेवियर का नतीजा क्या हो सकता है, तो अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूंगी तो 90% नतीजा ये होता है कि कहीं न कहीं बच्चे के साथ मेरा कनेक्शन छूटने लगता है क्योंकि बच्चे को लगता है कि मम्मी-पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। दे जस्ट वांट मी टू डू फ्यू थिंग्स। वो चाहते हैं मैं स्कूल अच्छे से जाऊँ, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ, मैं टाइम पे काम करूँ, मैं टाइम पे होमवर्क करूँ, मैं मम्मी-पापा की मदद करूँ, मैं अच्छे दोस्त रखूँ, मैं बाहर नाइट आउट पे नहीं जाऊँ, मैं ये नहीं करूँ, मैं वो करूँ। सो मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है।
लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, अगर मैं ऐसा करूं तो ही वो मुझसे प्यार करते। सो 90% जो एक रिजल्ट आता है वो यही आता है। इसीलिए हम जब बोलते हैं कि टीनेज में बच्चों का हमारे साथ जो कनेक्शन छूट जाता है, वो अलूफ हो जाते हैं, अपने अपने आप में ज्यादा रहने लगते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहने लगते हैं। उनको लगता है मेरा फ्रेंड मुझे जिस तरीके से समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। ये चीज आती वहां से है कि बच्चे वो इमोशनल रिलायबिलिटी देख नहीं पाते हैं पेरेंट्स में। बच्चे वो एक सेफ स्पेस ढूंढ नहीं पाते हैं अपने पेरेंट में कि मैं अगर जाके आज ये बात शेयर करूं इनसे, मैं मेरे मन की ये बात इन्हें बताऊं, तो ये किस तरीके से लेंगे। शायद ये डांटेंगे ही, तो बेटर है मैं नहीं बताऊं। और फिर वही सपोर्ट अगर मुझे बाहर दोस्तों से मिल रहा है तो वहां मेरा कनेक्शन छूट जाता है। ओके। पर तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एक डर आ जाता है कि पेरेंट्स कब मेरे ऊपर चिल्ला दे, कब मुझे डांट दे, इससे बेहतर है मैं उन्हें कुछ बताऊं ही ना, उनकी बातें मानता रहूं, और जहाँ पे मेरा सेफ स्पेस है मैं वहां पे अपनी चीजें शेयर करके उनके साथ ज्यादा रहूं। तो वो एक एब्सोल्युटली गैप क्रिएट हो रहा है। ट्रू। ओके। पर साथ में अब मैं ये भी समझना चाहूंगा, बट पेरेंट्स के मन में चाहे वो चिल्ला रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स के मन में ऐसा होता है कि इनसे मुझे कम प्यार है इसलिए मैं इन पे चिल्ला रही हूँ या चिल्ला रहा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक फैक्ट। 99% पेरेंट्स अवेयरनेस में ही नहीं है कि वो जो बच्चे के साथ कर रहे हैं इसका कोई तो ऐसा इम्पैक्ट होगा जो मुझ पे ही बुमरैंग होगा। दे आर नॉट अवेयर। जैसे मैंने बोला, पेरेंटिंग हम ऑटोमेटिक मोड पे कर रहे हैं, ऑटो पायलट मोड पे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है यही सही तरीका है, उनको और कोई तरीका पता ही नहीं है। यू सी, मतलब जिसको आपने कभी शक्कर चखाई ही नहीं है उसको आप क्या बताओगे कि शक्कर कितनी मीठी होती है। वैसे ही अगर पेरेंट्स को आपने सही तरीका बताया ही नहीं है तो उनको आप क्या बताओगे कि जो तरीका वो कर रहे हैं वो गलत है। तो उनके लिए वही तरीका सही है। इसलिए उनके मन में ऐसा कभी भी नहीं है कि मेरा प्यार इससे कम है। ऐसा कोई पेरेंट होता ही नहीं जिसका अपने बच्चे पे प्यार कम होता है। इनफैक्ट उनको ये लगता है ये मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो हमें बाद में दिखाई देते हैं कि बच्चा तो रिबेलियस हो रहा है। तो इसके लिए पेरेंट क्या कर सकते हैं अपने साथ, जिससे कि जो उनका इमोशनल कप फुल नहीं हो पा रहा है और वो वेंट की फॉर्म में बच्चे के ऊपर निकल रहा है, उसको एड्रेस किया जा सके मोर कामर वे में? पेरेंट्स के लिए मतलब क्या क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और साथ ही में बच्चे अपने पेरेंट को कैसे समझ सकते हैं कि पेरेंट के साथ भी कुछ चल रहा है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला कि 99% पेरेंट्स आर नॉट इन अवेयरनेस। तो पहले तो ये करना होगा कि ये अवेयरनेस उनको अपने आप में लानी होगी। जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द वे इन विच उनको ये अवेयरनेस आ सकती है। ऐसे बहुत सारे माध्यम है जिनके वजह से अगर पेरेंट खुद को एजुकेट करने की कोशिश करे तो उनको समझ आएगा कि अच्छा मेरा जो तरीका है शायद इससे बेटर तरीका और कोई अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पेरेंट्स अपने इमोशनल कोशंट को समझे। और इमोशनल कोशंट को समझने के लिए ये जरूरी है कि मैं अपने फीलिंग्स को समझूं। जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स से जब बात करती हूँ तो ये बताती हूँ कि जो हमारा बिहेवियर है इट इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग आपको ऊपर इतना दिखता है बट नीचे इतना बड़ा होता है। तो ऊपर ऊपर आपको यही दिख रहा है कि पेरेंट बच्चे पे गुस्सा कर रहा है, ठीक है, गेटिंग एंग्री इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बट उसके नीचे क्या है ये समझ के लेना इज द एक्चुअल जर्नी ऑफ अ पेरेंट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है तो सबसे पहले उन्हें ये बताना होगा कि आपका जो भी बिहेवियर आ रहा है, गुस्सा करना, चिल्लाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, विड्रॉवल ऑफ लव और वॉट एवर क्रिटिसाइज करना, इसके नीचे खुद से पूछो व्हाट इज इट दैट आई एम आई फीलिंग राइट नाउ। मैं ये जब मैं कर रहा हूं तो मैं क्या फील कर रहा हूँ। और ये रोल तभी प्ले कर सकेंगे पेरेंट जब उनको अवेयरनेस रहेगी कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत हो रहा है। अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो उस मोमेंट में आई कैन नॉट टेक अ पॉज ऑफ मे बी सम सेकेंड्स एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन माई फीलिंग।
मेरी फीलिंग पे मैं तभी रिफ्लेक्ट करूंगी जब मैं वो पॉज ले सकूंगी। वो पॉज मैं तभी ले सकूंगी जब पेरेंट्स को पता होगा कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। इसीलिए ये जरूरी है कि एक पेरेंट को ये अवेयरनेस लाना कि मैं अभी जो कर रही हूँ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा है, वो रीजन नहीं है मेरे चिल्लाने का। मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग हेल्पलेस, आई एम फीलिंग रिजेक्टेड, आई एम फीलिंग अनॉयड, और आई एम फीलिंग एम्बेरस्ड, और आई एम फीलिंग आई एम नॉट गुड इनफ, और आई एम फीलिंग आई एम नॉट सपोर्टेड। देर आर सो मेनी फीलिंग्स। और ये फीलिंग्स कहाँ से आ रहे हैं? ये फीलिंग्स उस मोमेंट से नहीं आ रहे। शायद मेरा पूरा दिन ही आज का बहुत डिफिकल्ट गया है। शायद मेरा आज ऑफिस में किसी के साथ ठीक से झगड़ा, मतलब ठीक से बातचीत नहीं हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है। शायद मेरे अप्रेजल्स ठीक से नहीं गए। शायद आज बहुत ही ट्रैफिक था। मेरी आई एम हैविंग अ वेरी बैड बॉडी एक, और उस ट्रैफिक में और वर्सन हो गया है। अब घर आने के बाद मुझ में एनर्जी नहीं है कि मैं और इनके साथ डील करूं, इसलिए शायद मैं चिल्ला रही हूँ। तो उस मोमेंट पे हमें लगता है हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बच्चा मेरी नहीं सुन रहा है, लेकिन वी आर नॉट taught to look into the feeling part of it। वो फीलिंग पार्ट हम तभी देख सकेंगे जब मैं 2 मिनट का, वो 2 सेकेंड का रादर मैं पॉज लू, 2 मिनट आंख बंद करूं और बोलू, नम्रता इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है। वंस आई स्पीक टू माई सेल्फ दिस वे, देन हाँ यार आज का दिन बहुत मुश्किल गया मेरा, आज बॉस ने समझ के ही नहीं लिया, मेरे अप्रेजल्स अच्छे होने चाहिए थे, या फिर आज मेरे को नहीं जाना है शाम को पार्टी में, बट वो पार्टी करना भी जरूरी है, मुझे जाना जरूरी है, सोशली एक्टिव होना जरूरी है। सो देर कैन बी सो मेनी रीजंस, एंड देन यू गेट इन टच, ओ इट्स नॉट अबाउट माई चाइल्ड, एंड देन यू मे बी ठीक है बच्चा आप 2 मिनट कर लो, मुझे कुछ टाइम दे दो मेरे साथ गुजारने की। तो सो आप दैट इज द वे। कह रहे हैं कि पेरेंट अपनी फीलिंग्स को पहले टैग करे, लेबल करे कि व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ, उसके बाद उसको पॉज लेके रिफ्लेक्ट करे कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। तो वो इट कैन हेल्प पेरेंट कि मैं बच्चे के ऊपर चिल्लाऊं ना, बट मुझे पता है कि मेरा रीजन क्या है, बच्चा रीजन नहीं है, तो मैं बच्चे के साथ कामली शायद डील कर पाऊं। Exactly. And trust me, Piyush, this does not come very easily. ये इतने आसानी से नहीं आता है। ये हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ऐसा होगा कि मैं चिल्लाने वाली हूँ बट मैं रुक जाती हूँ। तो इनिशियली ये रिफ्लेक्शन जो है ये बाद की प्रोसेस है कि मैं बाद में रिफ्लेक्ट करूं कि इस मोमेंट पे मुझे क्या हो रहा था। तो या ऑटोमेटिकली मैं अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट immediately it won't work in the moment, it will work in the moment after a practice for few months। कुछ महीनों तक जब मैं उसकी प्रैक्टिस करती रहूंगी तब जाके मेरा ब्रेन समझ पाएगा कि अच्छा ऐसा है। गॉट इट। एंड तो आपने जो दूसरा सवाल पूछा था इसी के साथ कि बच्चों ने क्या करना चाहिए जब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं। सो लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, child's brain is not developed to deal with such situations। child's brain is always looking for safety, security। वो एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं हमेशा से, till the time, in fact you and me also, we always try to first safeguard ourselves, that is what the brain's basic function is। तो child's brain is not at all developed enough to analyze, to understand कि ये मम्मी पापा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। वो सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं उसके लिए। So it is completely unfair to expect from a child that he will try to understand that I am going through a bad phase in my life and that's why I shouted at you। No, they are not equipped with that skill at all। और जब तक ये स्किल आती है तब तक रिश्ता टूटा हुआ रहता है। ओके, तो जैसे आपने बोला कि चाइल्ड ब्रेन इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सच इमोशंस, तो what when you say child, like what could be the age of child till when we can say कि भाई अभी तक तो बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो समझ पाए इस तरीके से कि 28 क्या। साल में कहा जाता है कि ब्रेन पूरा डेवलप होता है।
इसलिए हम हमारे आजू-बाजू में देखेंगे तो 20-22 साल तक भी बच्चों के टेंट्रम्स चलते रहते हैं। 25 साल तक भी मम्मी-पापा को बच्चे कुछ-कुछ सताते रहते हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों का ब्रेन ही उतना डेवलप नहीं हुआ है। ब्रेन डेवलप तब होता है जब आपको वो सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो कई लोगों का हम कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा मैच्योर्ड है, ये बच्चा समझ के लेता है, क्योंकि उसको वो सेफ एनवायरनमेंट मिला है, तो हिज ब्रेन इज अडॉप्टिंग टू द बेटर वे ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टिंग भी नहीं बोलूंगी, रिस्पॉन्डिंग, अ बेटर वे ऑफ बिहेवियर, अ बेटर वे ऑफ थिंकिंग। तो उसको उस तरीके की चालना मिल रही है। इसलिए आइडियली मैं कहूंगी कि चलो 18-19 साल तक के तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि बच्चा मम्मी पापा को समझ के ले। उसके बाद मे बी थ्रू काउंसलिंग अ चाइल्ड मे अंडरस्टैंड कि हाँ, माई मदर वॉज गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन हर लाइफ और उसके वजह से वो मुझ पे चिल्लाती थी, बट स्टिल चाइल्ड विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, वो आपकी चॉइस थी, वो आपके स्ट्रगल्स थे, व्हाट अबाउट मी। समझा। तो जैसे अब इस पूरी बातों में एक बात और निकल के आई थी कि बच्चे और पेरेंट्स का बॉन्ड कमजोर होता रहता है। सिर्फ हमने अभी एक एग्जांपल लिया चिल्लाने का, बट कुछ कुछ जगह ये भी मैंने देखा है या सुना है अपने फ्रेंड्स से भी कि उनका बॉन्ड कभी बना ही नहीं पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स का ही खुद का बॉन्ड वो महसूस नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ शुरू से ही। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं, पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी उन्हें लगता है कि बॉन्ड ही नहीं है कुछ कुछ पेरेंट्स के साथ। हाँ जी। तो अगर हम बॉन्ड को पहले तो समझने की कोशिश करें, बॉन्ड या कनेक्शन जो हम बोलते हैं, मुझे लगता है वो प्यार से अलग है। प्यार हर एक पेरेंट करता है, बट कनेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। कनेक्शन इज लाइक कि मेरा बच्चा किसी को मार के आया है, ठीक है, किसी के साथ झगड़ा करके उसको अच्छा खासा पीट के आया है, तो मैं बच्चे पे इमीडिएट नहीं चिल्ला रही हूँ, बट मैं बच्चे को ये बोल रही हूँ कि बेटा आप किसी को मार के आए हो, मुझे दिख रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी कि हुआ क्या था। और प्यार वो होता है, नहीं नहीं मेरा बच्चा तो मार ही नहीं सकता, ऐसे कैसे, तूने मारा है तो पक्का उसकी कुछ गलती होगी। तो the exaggerated version of प्यार is this second thing which I told you, but connection is that no matter what हम दोनों एक टीम में हैं, नो मैटर वॉट मैं तुम्हारे साथ हूं टू हेल्प यू इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो प्यार इज द प्री रिक्विजिट ऑफ कनेक्शन। तो कई जगह मैं बोलूंगी मुझे मेरे बच्चे से बहुत प्यार है, और उस प्यार के लिए मैं उसको बोल रही हूँ कि तू डॉक्टर बन जा, उस प्यार की खातिर मैं उसको बोल रही हूँ तू पढ़ भाई, तू पढ़, तुझे नहीं पसंद है ना पढ़ना, तुझको आर्ट पसंद है, लेकिन नहीं बेटा मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, यू कैन नॉट गेट मैरिड टू दिस गर्ल। माँ से प्यार नहीं करता तो this is this is different kind of love. I want to say a connection wherein I understand what my child is going through, and I acknowledge what he's going through without questioning it. मैं उसे क्वेश्चन करना मे भी बाद में चालू करती हूँ, बट पहले इमीजिएट एट द फर्स्ट इंस्टेंट आई से आई नो कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि जब वो तुम्हें मार रहा था खुद को बचाना और इसलिए तुमने मारा, या फिर मुझे पता है उसने तुम्हें चिढ़ाया और तुम्हें गुस्सा आया, उस गुस्से में तुमने मारा। आई कैन अंडरस्टैंड जब गुस्सा आता है तो ऐसे रिएक्शन होते हैं। दैट इज कनेक्शन। ओके। तो Connection wherein my child can come back and speak to me whatever is going on in his life. पर फिर पेरेंट्स वो कनेक्शन क्यों नहीं बना पाते अपने बच्चों के साथ। Exactly. तो कनेक्शन जो नहीं बन पाता है वो सबसे पहले अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, जो मैं इमोशनल ये बोल रही हूँ आपको, इमोशनल क्वोशंट की जो बात कर रही हूँ। सी हम पेरेंटिंग को किस एंगल से देखते हैं कि एक मैं बच्चे को एक अच्छा माहौल दूँ, फिजिकल माहौल, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड प्रोवाइड करूँ, अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँ, अच्छा स्कूल, अच्छा क्लासेस, अच्छा एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का,
और वो अपने लाइफ में खुश रहे, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट। ये सब करते समय कहीं ना कहीं पेरेंट्स वो बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो इतने उलझे हुए रहते हैं इन सब चीजें करने में। और कहीं ना कहीं जब बच्चा बोलता है कि जब बच्चा उससे डेविएट होना चाहता है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे मुझे इस लड़की से नहीं इस लड़की से शादी करनी है, मुझे ये स्ट्रीम नहीं ये स्ट्रीम लेनी है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे हॉस्टल में लेके पढ़ना है, या फिर मुझे ये वाला मोबाइल नहीं ये वाला मोबाइल चाहिए। इस पॉइंट पे एक्चुअल कनेक्शन की बात आती है। तो वो कनेक्शन इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं हमारे खुद के बिलीव्स में। बिलीव कि बच्चे ने मेरी सुननी ही चाहिए, बिलीव कि दिस इज गुड दिस इज बैड। सो हम गुड बैड में इतने उलझे हुए हैं, इसके वजह से हम कनेक्शन पे ध्यान ही नहीं दे पाते। हम एक टिक मार्क की लाइफ जी रहे हैं, समझ रहा? तो मैं टिक मार्क कर रही हूँ, अच्छी स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे मार्क्स, अच्छा बच्चा। तो ये जब टिक मार्क हो रहा है मुझे लगता है आई एम अ गुड सक्सेसफुल पेरेंट। बट ये सब करने की उलझनों में कहीं मैं बैठ के मेरे बच्चे से हार्ट टू हार्ट बात ही नहीं किया, कहीं कभी उसके साथ उस तरीके का टाइम ही नहीं स्पेंड किया जैसे वो चाहता है। और ये आता है कहीं ना कहीं इससे कि मैं भी इसी तरीके से बड़ी हुई ना, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इसी तरीके से बड़ा किया, ये हमारा सबसे बड़ा बिलीफ होता है। कहाँ पेरेंट्स मेरे साथ आज बैठे थे, कहाँ उनके पास इतना वक्त था, वो अपने लाइफ में उलझे हुए थे, दे वर प्रोवाइडिंग मी ऑल द फैसिलिटीज, दे वर बिजी डूइंग इट। तो उनके पास इतना टाइम नहीं था। और क्या आज मुझ में क्या कमी है? देखो मैं अच्छा खासा ऑपरेटिव इंसान हूँ। यही बिलीफ से भी हम ऑपरेट करते हैं। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनको ये पता रहता है कि नहीं, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। जब ये अवेयरनेस आती है तो धीरे धीरे कनेक्शन बनने लगता है। तो सबसे बड़ा, अगर हम हमारी पुरानी जनरेशन देखेंगे तो उनमें इमोशनल अवेलेबिलिटी का बहुत एक लैक था, कमी थी। वो कमी इसलिए थी क्योंकि वो अपने लाइफ में हमें जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करने में बहुत बिजी थे, और कहीं उन्हें भी वो इमोशनल कनेक्टिविटी मिली नहीं। और कहीं पहले जॉइंट फैमिलीज थी जहाँ पे इमोशनल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से फुलफिल होती थी। दादी दादा थे, आंटी अंकल थे, सिबलिंग्स थे। तो वो इमोशनल कनेक्टिविटी पेरेंट्स ने देनी चाहिए, ये थॉट ही कभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और क्योंकि हम धीरे धीरे अलग होते गए, न्यूक्लियर होते गए, तो अब जाके मैं बोलूंगी हमारे जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनमें अब ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है कि अच्छा मुझे कनेक्शन बिल्ड करना जरूरी है। तो ये मेजरली इसी से आता है कि मुझे पता ही नहीं होता इमोशनल कनेक्ट मुझे किस तरीके से बच्चे के साथ बिल्ड करना है। बच्चे की नज़र से अगर देखे, पेरेंट प्यार कर रहा है, पेरेंट को कनेक्शन का मतलब नहीं पता, लैक ऑफ अवेयरनेस जैसे आपने कहा। पर बच्चे की नज़र से अगर देखे तो उसके लिए बॉन्ड, कनेक्शन और प्यार कैसा दिखता है पेरेंट्स की तरफ ओके, से? तो अगर मैं बच्चे के तरफ से बोलूं तो बच्चा जब 13 या 15 साल का होता है ना, तब तक प्यार इज इक्वल टू कनेक्शन ओनली। सी, क्योंकि हमारे बहुत बेसिक नीड्स होते हैं बचपन से लेके। और बच्चे खेल कूद में बिजी रहते हैं, उनको इतना पता नहीं चलता है। अगर मैं ये बात कर रही हूँ बहुत नॉर्मल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे द एनवायरनमेंट ऑफ द होम इज वेरी नॉर्मल, वेर इन बोथ द पेरेंट्स आर बिजी विद देयर ओन रूटीन। बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल एनवायरनमेंट है घर पे, ठीक है। इस केस में कनेक्शन क्या है और प्यार क्या है, इसका कोई ये नहीं हो सकता है, डिफ्रेंसिएशन बच्चे को नहीं पता चल सकता है, क्योंकि उसकी हर एक नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन वही अगर बच्चा का एनवायरनमेंट एडवर्स है, पेरेंट्स की फाइट हो रही है, या वन ऑफ द पेरेंट इज अब्यूजिव और वन ऑफ द पेरेंट इज अल्कोहलिक, और देर आर ऑलवेज फिजिकल फाइट्स, और वन सिबलिंग इज ऑलवेज एग्रेसिव ऑन द लिटिल सिबलिंग, और the elder brother is always aggressive towards the younger whatever say, सिबलिंग। younger sister, um, ऐसे, या फिर वन ऑफ द पेरेंट इज बेड रिडन,
या फिर यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली बट द जॉइंट फैमिली इज कंट्रोल्ड बाय द एल्डर पर्सन एंड देयर इज सो मच कंट्रोल दैट देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इवन फॉर द पेरेंट्स। ऐसे एनवायरनमेंट में अ, बच्चे को बाय द एज ऑफ 8 और 9 समझ में लगता है कि प्यार अलग है और कनेक्शन अलग है, क्योंकि उसे वो बेसिक एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता है, बेसिक एनवायरनमेंट ऑफ लव अफेक्शन एंड एवरीथिंग इन प्लेस। सोसाइटी में एक नॉर्मल फैमिली की तरह ये देखी जाए ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए जब वो बाहर जाता है, बाहर के दोस्तों को देखता है कि इनकी फैमिली नॉर्मल है बट मेरी नहीं है, तब उसे ये रियलाइज होने लग जाता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा मुझे समझ नहीं सकते हैं, या मुझसे उस तरीके से बात नहीं करते जैसे इनके करते हैं, या फिर उस तरीके से हम घूमने नहीं जाते, उस तरीके से हम हंस खेल के घर में नहीं रहते हैं, उस तरीके का हमारा शेयरिंग नहीं होता है। एंड देन चाइल्ड लर्न्स वेरी अर्ली इन एज, मे बी 8-9 ईयर्स तक के वो समझने लग जाता है कि कुछ तो कमी है। वो इतना नहीं समझता क्या कमी है बट कुछ तो कमी है, और फिर वहां से वो कोपिंग मैकेनिज्म धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। हम्म। पर अगर परिवार में सब कुछ सही है, अभी आपने लिस्ट बताया कि क्या क्या एडवर्स कंडीशंस हो सकती है, सब कुछ सही है, तो क्या तब भी ये डेफिसिट हो सकता है कनेक्शन और बॉन्डिंग का पेरेंट और चाइल्ड के बीच में? मे बी बिकॉज पेरेंट की कोई चाइल्डहुड जर्नी है हाँ जी। जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो मतलब क्या चाइल्डहुड जर्नी हो सकती है उस केस में? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे बहुत सही फैमिली है, सब एकदम अच्छा चल रहा है, ठीक है, और बच्चा स्कूल से घर पे आता है और बोलता है कि आज मेरी रेस थी और मैं गिर गया और मुझे इतने जोर से लग गई और मैं हार गया, मुझे हारना नहीं था। 8 साल का बच्चा है। तो उसके बाद बोलते हैं, ऐसे कैसे गिर गया तू, तेरा ध्यान कहाँ था, रेस में तो तेरे को आना था ना फर्स्ट, कुछ नहीं होता, इतनी सी तो लगी है। Even this impacts a child. He is hurt physically and emotionally, he is hurt. उसके लिए बहुत जरूरी था उस रेस में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट आना। एक तो वो गिरा, वो फिजिकल हर्ट तो रह ही गया, जब मैं गिरती हूँ तो मुझे चाहिए कोई मुझे होल्ड करे, कोई मुझे प्यार करे। तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे वो मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में मेरे को समझ आया कि इसके आगे ऐसे इंसिडेंट से शायद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है शेयर करना। अब वो बच्चा किस तरीके से लेगा ये तो वो बच्चे की खुद की कैपेसिटी पे डिपेंड है। वो शायद नेक्स्ट टाइम आके कभी बोलेगा ही नहीं कि उसके साथ कुछ, वो ग्रेविटी डिसाइड करेगा कि इस ग्रेविटी की चीज बोलनी है, इस ग्रेविटी की नहीं बोलनी है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां बोलते बोलते रोने लग जाती है, मुझे 80% ही आए, मुझे 85 चाहिए थे, ठीक है। तो पापा बोलते हैं, तो क्या हुआ रोने के लिए, उसमें क्या रोने की बात है, 80 तो आए ना, चल खुश हो जा। somewhere I'm not acknowledging the feeling of my child. Maybe my intention is completely right, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ क्या है, प्यार तो है पेरेंट्स का कि बोल रहे भाई 80 आया तो भी ठीक है, बट what my child is feeling right now, and from there the connection starts building. तो वो चाइल्ड कभी कभी सोचने लगता है शायद ये चीज पापा नहीं समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी पढ़ाई करने क्यों बैठे हो, जाओ खेलो कूदो, अरे तुम खेल ही क्यों रहे हो, तुम्हारा होमवर्क हुआ क्या। या फिर देर आर सम काइंड ऑफ पेरेंट्स हु आर डिसअप्रूविंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब मैं फिजिकली हर एक चीज बच्चे को प्रोवाइड कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कैसा चल रहा है लाइफ में, सब अच्छा चल रहा है। फिर मैं कभी शेयर करती हूँ, आज मैं मेरा नया फ्रेंड बनाई हूँ मैंने, वो ऐसा है वैसा है। सपोज ऐसे बहुत बेसिक एग्जांपल है कि उस फ्रेंड के पापा यहाँ यहाँ काम करते हैं, देन अचानक से बोलते देखो बेटा ऐसे नए नए दोस्तों से सब कुछ शेयर नहीं करना है, पहले देखो वो कैसा है क्या है। सो समवेयर आई एम डिसअप्रूविंग इवन व्हाट इज नॉट देयर इन माय ब्रेन। मतलब बच्चे के जहन में भी कुछ चीज नहीं है, फिर भी मैं वो सीड डाल रही हूँ डिसअप्रूवल का। सो कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट होते जाता है कि क्या पापा समझ पाएंगे, क्या मैं बोल रही हूँ मम्मी समझ पाएगी क्या, छोड़ो बताती नहीं हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे वो शायद जो डिस्कनेक्शन है वो होने लग जाता है। सो पर हाँ जी, नहीं 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 बोलिए। नहीं प्लीज बोलिए। तो मैं ये समझना और चाह रहा था कि पेरेंट्स के कौन से चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो हाँ सकते जी। हैं जो कि उन्हें कनेक्शन स्थापित करने से अपने बच्चे के साथ अब रोक रहे हैं? सबसे बड़ा होता है उनका जर्नी है जहाँ पे पेरेंट्स आर इमोशनली अनअवेलेबल।
जब पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं उनके, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि खुद के इमोशंस को भी कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर वो दे ट्राई टू सप्रेस देयर इमोशंस। जैसे उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। एक हम्म, बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि अपने इंडियन सोसाइटी में एक बिहेवियर है जिसको हम पैसिव एग्रेसिव बोलेंगे। पैसिव एग्रेसिव का मतलब होता है, जनरली मम्मियों में ये चीज़ मिलती है कि घर में मम्मी-पापा का कुछ हुआ है, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे मम्मी क्या करती है, पापा को कुछ बोलती नहीं है, लेकिन 2 दिन पापा से बात नहीं कर रही है, ये बच्चा देख रहा है। चुपचाप जाके टिफ़िन रख दे रही है ओटे के ऊपर या प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, व्हाटएवर। पापा के साथ वैसे बात नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। मेरी कहीं पे गलती हुई है और मम्मी मम्मी इज़ विथड्रॉइंग हर लव फ्रॉम मी फॉर 1 डे, 2 डे। बाहर सबसे अच्छे से बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे मम्मी का बिहेवियर जो है ओवरऑल, या मम्मी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। टॉन्ट मार रहे हैं, है ना? टॉन्टिंग कर रहे हैं, कोई सरकास्टिक रिमार्क दे रहे हैं, आइदर फादर और आइदर मदर। तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है जो मेरे ट्रू फीलिंग्स है ना, वो बताने की जरूरत नहीं होती है, आई नीड टू हाइड इट। सो ये पेरेंट्स शायद वहां से भी ये चीजें सीख लेते हैं कि जो मेरी सही फीलिंग है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें 85% चाहिए थे, 80 मिले थे, बट मैं क्यों बच्चे को बोलूँ कि तू डरना ठीक नहीं है, मतलब डरना इज बैड, राइट? ये सही फीलिंग मुझे नहीं बतानी चाहिए, मुझे बच्चे को डराना नहीं चाहिए। आई नीड टू मेक देम स्ट्रांग। तो कहीं ना कहीं मैं मेरी फीलिंग सप्रेस कर रहा हूँ और फिर बच्चों को भी वही पास ऑन कर रहा हूँ, जो तुम फील कर रहे हो उसको सप्रेस कर दो, बी स्ट्रांग। तो आइदर इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स और दिस जो पैसिव एग्रेसिव नेचर होता है, इसके वजह से वो कभी और एक होता है कि बहुत क्रिटिसाइजिंग पेरेंट्स होते हैं। क्रिटिसाइजिंग इन द सेंस, अभी मैं लिखने बैठी हूँ, कैसे लिख रहे हो तुम, ढंग से नहीं लिख रहे हो। या मैं खाना खाने बैठी हूँ, ढंग से पाव फोल्ड करो, प्लेट नजदीक लो। हर एक चीज में आई हैव समथिंग टू से। जाते-जाते दरवाज़ा ढंग से लगा देना, लास्ट टाइम नहीं लगाया था। चाबी यहाँ पे क्यों रखी, वहाँ रखो। तुम्हारा ग्लास उठाया क्या? तुम्हारी पेन जगह पे नहीं है। तुमने बैग ठीक से की क्या? कल तुमने की नहीं थी। सो एवरी नाउ एंड देन आई हैव सम रिमार्क टू पास ऑन, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट देन ये जो पेरेंट है, क्योंकि इनके बचपन में पेरेंट्स इस तरीके से थे, इनका कनेक्ट बिल्ड ही नहीं कर पाया। इनके मन में एक वो हमेशा लाउड इनर वॉइस रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग उनका सही नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो सेम चीज अपने बच्चों के साथ भी करने लग जाते हैं। So this can be the reason that I'm not able to connect with the child with what he is doing, acknowledging what he is doing, having that patience level, बट मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, हमारी बॉडी है, ये स्टोर करता है। मुझे लॉजिकली पता है कि मैं क्यों इतना बड़बड़ कर रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे इतना नहीं टोकना चाहिए, पर मैं वो बोले बगैर रह ही नहीं पाती। मुझे लगता है ये सही है उसके लिए, बिकॉज माई सबकॉन्शियस ब्रेन एंड माई बॉडी इज रिएक्टिंग टू द ट्रॉमा आई हैव गॉन थ्रू। So this can be the reasons of a parent's own journey, which can make them difficult to build a connection with the child. ओके। तो अब इसमें पेरेंट्स कर क्या सकते हैं कि वो बच्चों के साथ अपना कनेक्ट बना पाए? इनफैक्ट उनको खुद को अभी इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं आता अपने आप को, क्योंकि मे बी उनका चाइल्डहुड ऐसा था कि जहाँ पे उन्हें सिखाया नहीं गया या उनके सामने मॉडलिंग नहीं हुई इस चीज़ की। तो अब अगर पेरेंट को ये बिल्ड करना है, तो ये कैसे बिल्ड करे कि वो अपने बच्चों के साथ सेम चीज़ रिपीट ना करे और खुद भी इमोशनली एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को बच्चों के सामने? True, true. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था, इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि कहाँ-कहाँ मुझे बर्ताव चेंज करने की ज़रूरत है। वो क्यों ज़रूरत है? इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? मेरे मेंटर जो है उन्होंने बहुत सही बोला था, यू इवॉल्व इन लाइफ ओनली व्हेन यू हिट योर रॉक बॉटम। आप तब तक लाइफ में परिवर्तन नहीं लाते हो जब तक आप अपना सबसे बुरा दिन नहीं देखते हो। और वो बुरा दिन शायद ये हो सकता है कि मेरे बच्चे का मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करना, मेरे बच्चे का मेरे साथ कुछ छुपाना, झूठ बात करना, या फिर कुछ चुराना, या फिर
कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो मुझे हिला दे मन से, और जब मैं वो हिल गई हूँ तब मैं देखूं कि अच्छा मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है अपने अंदर। और उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि मैं पहले ये समझ के लूं कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ, उसका पैटर्न आ कहाँ से रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आर सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी इज कीपिंग ऑल द काउंट, जो मेरे साथ होता है उसका काउंट है मेरे पास। लॉजिकली मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, कितना भी ज्ञान दे दूं, बट कई मम्मियां होती है जो बोलती है जब गुस्सा आता है तो हाथ उठ ही जाता है, कंट्रोल ही नहीं, उस मोमेंट में पता ही नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है। हाथ उठने के बाद दिन गिल्ट मोड में जाती हूँ, आई कुड हैव हैंडल्ड इट वेल यार, मैंने क्यों हाथ उठाया। सो योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू इट। सो दिस इज अ वेरी अ डीप प्रोसेस ऑफ वर्क, बट बहुत बेसिक चीज जो पेरेंट्स चालू कर सकते हैं वो ये है, मूव योर बॉडी। मूव योर बॉडी इन द सेंस, खुद के पहले शरीर पे काम करना चालू करो। मे बी गो फॉर अ वॉक, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मेरे बॉडी में जो ये ट्रॉमा स्टोर्ड है वो धीरे धीरे रिलीज होगा। एंड द साइंस हैज प्रूव दिस कि जितना मैं फिजिकली धीरे धीरे एक्टिव होती जाऊंगी उतने मेरे अंदर इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। आई गेट ओपन टू द न्यू पर्सपेक्टिव्स। तो बहुत बेसिक है कि मेडिटेशन से चालू करो, हमिंग से चालू करो, कि मैं दिन के 3 बार हमिंग कर रही हूँ एटलीस्ट 10 टाइम्स इन वन गो। सो दिस विल हेल्प यू टू सूदन योर माइंड, टू कीप योर नर्वस सिस्टम टू अ कामर लेवल। मतलब नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करने की ये एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसके बाद खुद के थॉट लेवल पे काम करो, जर्नलिंग करो, लिख के निकालो कि लास्ट टाइम जब मैंने ऐसे बिहेव किया था तो एक्चुअली मैं ये फील कर रही थी। मैं ये फील इसलिए कर रही थी क्योंकि उस दिन मेरा दिन इस तरीके से गया था, और वो दिन इस तरीके से ऐसा इसलिए गया क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए, इसलिए मेरा दिन ऐसे गया। तो जब मैं ये जर्नलिंग करती हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे मेरे पैटर्न समझने आने लगते हैं कि जब मेरी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तो मेरा ऐसा नेचर हो जाता है, तो मेरी ऐसी रिएक्टिविटी होती है, तो इस बंदे के ऊपर मेरी रिएक्टिविटी होती है। जरूरी नहीं है हर बार मेरी बच्चे के ऊपर ही रिएक्टिविटी निकले, कभी मेरी स्पाउस के ऊपर भी निकलती है। तो मेरी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नीड्स के ऊपर अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। तो जब मैं ये समझने की कोशिश करूँ थ्रू जर्नलिंग, तब मुझे धीरे धीरे, मैं बॉडी लेवल पे भी काम कर रही हूँ, मैं सबकॉन्शियस लेवल पे भी काम कर रही हूँ, और मैं लॉजिकल ब्रेन के ऊपर भी काम कर रही हूँ। जब इन तीनों के ऊपर इक्वल काम होता है तब जाके पेरेंट में ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे नजर आता है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरवेल्म, बहुत बेसिक से शुरुआत करो। सुबह उठ के 15-20 मिनट से एक्सरसाइज करो चालू, 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ मैं, धीरे धीरे 45 मिनट्स पे जाओ। एक्सरसाइज होने के बाद जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड बुक लिखो, अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करो, हमिंग करो, उसमें भी बच्चे को इन्वॉल्व करो। और इन सब चीजों में बी इन अवेयरनेस टू वॉच योर फीलिंग्स थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ खुद को कि मुझे कैसे फील हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, सो दैट मेरे जर्नलिंग में इसका मुझे फायदा हो। हम्म। तो जस्ट एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपने दिया इस प्रैक्टिस के लिए। पहले एज अ पेरेंट मुझे अवेयर होना है कि जो मेरे रिस्पॉन्सेज है, मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ अपने बच्चे के लिए और मेरा कनेक्ट कमज़ोर है। अगर मेरे पास ये अवेयरनेस बिल्ड हो रही है तो मैं उसको चैलेंज करने के लिए फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके बाद जर्नलिंग कर सकता हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकता हूँ और इनमें मैं अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ एक नई फॉर्म में आने के लिए, एक नया पेरेंट बनने के लिए, अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। अब जब मैंने एक बारी चैलेंज कर दिया अपने आप को, अब मैं वो कनेक्ट कैसे बनाऊँ, वो भी नेक्स्ट चीज़ आती है। कनेक्शन का बहुत बेसिक शुरुआत होती है कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब मैं बच्चे के फीलिंग्स को समझ सकूं।
तो अगर मैं चाहती हूँ, मेरा एम ये है, मेरा विजन ये है कि मेरे को बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना है, तो मेरी कम्युनिकेशन की शुरुआत होनी चाहिए उसके फीलिंग्स से, ना कि मेरे बिलीफ से। जैसे मेरा बच्चा मेरे सामने आके बैठा है, या फिर सपोज हम मूवी जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी सपोज 18 साल की बच्ची है, और मूवी जाते समय यू एक्सपेक्ट वाओ आज मूवी जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे, वी विल हैव अ ग्रैंड पार्टी एंड वी विल हैव अ ग्रैंड फैमिली टाइम टुगेदर। बट ये जो 18 साल की बेटी है, ये फुल टाइम सैड बैठी हुई है, अपने मोबाइल में लगी हुई है, एकदम सैड है। आप थोड़ी देर देखोगे, फिर देखोगे, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, बात नहीं कर रही है, सैड है, फुल्ली सैड। तो कहीं ना कहीं देन आपको गुस्सा आती है, मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए, व्हाट इज इट दैट आई शुड डू टू मेक यू हैप्पी। मूवी जा रहे, डिनर पे ले जा रहे, शॉपिंग करा रहे, फिर भी तुम खुश नहीं हो। सो यहाँ पे मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन आ रहा है मेरे बिलीफ से दैट माई चाइल्ड शुड बी हैप्पी व्हेन ही इज विथ मी, वी शुड हैव अ हैप्पी फैमिली टाइम, going to a movie, spending time together on a dinner makes you happy. There are so many underlying beliefs under it, right? तो मैं मेरे बिलीफ से ऑपरेट कर रही हूँ अभी। लेकिन अगर मैं मेरे बिलीफ से ऑपरेट नहीं करूँ तो मैं क्या करूंगी, क्या हुआ बेटा, आपको सैड फील हो रहा है क्या, मूवी जाना चाहते हो कि आपको घर पे रहना है, व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग यू सैड बच्चा, आई कैन सी योर फीलिंग सैड। कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ। बोल ना बेटा क्या हुआ, आई एम देयर विथ यू मम्मा, बोल ना क्या हुआ। हाँ मम्मा आज ऐसे ऐसे हुआ, आई नो बेटा बुरा तो लगता है। सो आई एम स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन विद द चाइल्ड instead of concentrating on going for a movie, having a gala time. I'm concentrating on how I can connect with my child through communication and understanding the feelings. So जब मैं कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, तो मुझे जो हम फनल कहेंगे, वो फनल की शुरुआत होती है फीलिंग से, फिर कम्युनिकेशन से, तो ये कनेक्शन बनेगा। हम्म। और तो उस कम्युनिकेशन के मोमेंट लिए आप कम्युनिकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट है बच्चे से, रादर देन बताना कि हम ये क्वेश्चंस करें। ये पूछे कि आपको क्या हो रहा है, आपको ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, हाउ हाउ व्हाट इज इट डूइंग विथ यू, मतलब इसके वजह से आपके मन में और क्या क्या चल रहा है। जब मैं ये सब चीजें समझ के लूंगी, तो यहाँ पे मैं दो चीजें कर रही हूँ, एक मैं अपने बच्चे के साथ अपना कनेक्शन भी बढ़ा रही हूँ, और दूसरा मैं अपने बच्चे को इमोशनल कोशंट खुद का कैसे बढ़ाना है, इसका टूल दे रही हूँ। आगे जाके ये बच्चा पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रहेगा, आगे जाके जब ये बाहर जाएगा, जॉब करेगा, इसका फर्स्ट ब्रेकअप होगा, फर्स्ट ले ऑफ होगा, फर्स्ट अप्रेजल खराब होगा, तब ये बच्चा जब सैड हो रहा है तो खुद से पूछेगा व्हाई आर यू फीलिंग सैड, व्हाट इज इट दैट इज विद इन यू, क्या चल क्या रहा है, आर यू फीलिंग रिजेक्टेड, what is it that you're feeling. So I'm empowering my child to look at the own feeling and understand own self. दुनिया का सबसे बड़ा काम अगर कुछ हो सकता है, हम हमारे बच्चे को अगर कुछ ब्लेसिंग दे सकते हैं, तो वो ये है खुद को समझने की ताकत। हम सभी एक डिस्कनेक्शन में रह रहे हैं, मतलब वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर सेल्फ, वी आर जस्ट डूइंग, मैंने बोला ना टिक मार्क चाइल्ड बड़ा कर रहे हैं, टिक मार्क मैं बड़ा हो रही हूँ, मेरा भी तो खुद का कुछ टिक मार्क है ना। बट ये सब करते समय हम खुद के साथ ही कनेक्टेड नहीं है कहीं पे, एंड दैट इज द बिगेस्ट, मे बी वी आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ दिस टू डू लिस्ट, ऐसा मुझे लगता है। सही बात है, आई एग्री। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बड़े ही कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। ये पहनना है, यहाँ जाना है, ये सब्जेक्ट स्ट्रीम लेनी है, ये खाना है। अब ये बच्चों के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इवन आफ्टर सर्टेन एज ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है जब टीनेज में एंटर करते हैं। और इनिशियली भी बच्चों को शायद फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ कुछ पढ़ने लगता है। तो अब यहाँ ये वाला जो नेचर है पेरेंट्स का, ये कहाँ से आ रहा होता है और ये बच्चों को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा होता है? ये नेचर अगेन आता है बिकॉज यू हैड कंट्रोलिंग पेरेंट्स, यू हैड क्रिटिसाइजिंग पेरेंट्स, यू हैड पेरेंट्स हु मेड यू बिलीव दैट मेरे वजह से आज जो हो तुम हो।
तो आइदर उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया हुआ है, या फिर एक सेकंड, मैंने लिख के भी रखी है कुछ चीजें, सो लेट मी रेफर। या माइक्रो मैनेजमेंट। सो ये बहुत एक चीज है जो हम भूल जाते हैं, ओवरलुक कर लेते हैं। कंट्रोलिंग को माइक्रो मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सो समवेयर जो मैं पेरेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स का ये बिलीव था कि माई चाइल्ड विल बी हैप्पी और सक्सेसफुल ओनली इफ आई टेक ऑल द डिसीजंस फॉर माई चाइल्ड। सो ओनली इफ आई डिसाइड कि उसने क्या पहनना चाहिए तो शील लुक गुड, ओनली इफ आई डिसाइड कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके के दोस्त होने चाहिए, देन इट इज गुड फॉर यू। बेटा तेरे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ मैं। सो द कंट्रोलिंग कैन बी दिस गुडर पार्ट ऑल्सो, जो बोलते हैं ना स्वीटी स्वीटी पार्ट। ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हुए मैं तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ बेटा, तुझे ज्यादा समझ नहीं आता है। तो ये बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े होने के बाद यही अपने बच्चे के साथ। हम्म, क्योंकि इनके कि में मैं तो बिलीफ होती है कि इनके पेरेंट्स की वजह से ये आज जहाँ है वहाँ बिल्कुल। है, विच इज अ गुड प्लेस। और ऐसा ही मैं अपने बच्चे को भी अच्छी चीजें प्रोवाइड करके अपने हिसाब से अच्छी जगह पहुंचा सकती हूँ या पहुंचा सकता हूँ। एंड इट कैन बी वेरी सफोकेटिंग फॉर अ चाइल्ड, बिकॉज बच्चा, लेट मी टेल यू, मेरी बेटी अभी 2 साल की है, बट वो खुद डिसाइड करती है उस पॉइंट पे उसे क्या करना है। और अगर मैं थोड़ा भी उससे डेविएट करने की कोशिश करूं, तो शी इज सो असर्टिव दैट शी विल नॉट डू इट। तो अगर ये 2 साल की उम्र में, अभी मैं देख पा रही हूँ, अभी तो 3-3, 4-4 साल में जनरेशन गैप आ रही है। तो आप सोचिए उस जनरेशन की, मुझसे यंगर जनरेशन, 8-10 साल के यंग जनरेशन बच्चे के अगर मैं देखूं, तो उनको ये सफोकेटिव फीलिंग कितनी जल्दी आ जाती है लाइफ में। या फिर इसका और एक भी तरीका, और एक इम्पैक्ट हो जाता है कि जहाँ पे बच्चे को बहुत कंट्रोल किया गया है, तो ये बच्चा आगे जाके प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। तो मेरा कंट्रोलिंग नेचर आ रहा है मेरे पेरेंट्स के कंट्रोलिंग नेचर से, और इसके वजह से मैं भी अपने बच्चों को कंट्रोल कर रही हूँ। तो ये कंट्रोलिंग की वजह से आइदर ये बच्चा आगे जाके रिबेलियस होगा, या इसका डिसीजन मेकिंग वीक रहेगा, या फिर ये बच्चा प्रोक्रास्टिनेट करेगा। प्रोक्रास्टिनेट मीन्स टाइम पे नहीं करना है, टालते रहना है, क्यों कामों को क्यों टालते ऐसा रहना है। ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि जिंदगी भर मेरे लिए जो डिसीजंस लिए हैं वो मेरे मम्मी पापा ने लिए हैं। मुझे स्कूल जाना है तो भी मेरी बैग उन्होंने पैक करके रखी हुई है, मुझे तो सिर्फ उठा के जाना था। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सो आई हैव दिस फियर इन माई माइंड कि क्या मैं कर तो पाऊंगा, मैंने किया कुछ गलती हो गई तो, नहीं नहीं, लेट मी सी, लुक फॉर समथिंग जो मेरे लिए एटलीस्ट स्टार्ट करके देगा। या छोड़ो नहीं करता हूँ, या फिर जब सही वक्त आएगा तब मैं करूंगा, अभी आई एम नॉट रेडी टू डू इट। सो देर इज ऑलवेज अ फियर। एंड लेट मी टेल यू, आई हैड दिस काइंड ऑफ क्लाइंट हु हैड कम टू मी, कि जिसकी मम्मी यूज टू प्रोवाइड हर एवरीथिंग। हर एक चीज मैं तेरे लिए करती हूँ बच्चा, हर एक चीज, रोटी परोस के देना, सामने प्लेट रखने से लेके प्लेट उठाने तक, बैग भरने से लेके क्लास छोड़ने तक, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से कपड़े पहने, सब कुछ आई डिसाइड कर यू। वो कहाँ से आ रहा था उस पेरेंट का? बिकॉज वो पेरेंट जो थे उनकी आपस में नहीं बनती थी। कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को वो इमोशनल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही हूँ, हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर मैं उसको ओवर कॉम्पेंसेट करती हूँ बाय डूइंग एवरीथिंग फॉर अ चाइल्ड। लेकिन ये जब माँ बन रही है आज, तो कहीं ना कहीं ये भी शायद अगर अवेयरनेस में नहीं है, तो यही चीज अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू करेगी। और वो कहती है कि आई टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट, मुझे डिसीजन मेकिंग आसान नहीं है। मैं तब तक चालू नहीं करती हूँ जब तक 11th आवर तक मेरे गले तक नहीं बात आती है, तब तक। So most of the controlling nature comes from the way you were raised by your caretakers. हम्म, और क्या यही बच्चे जिनको ज्यादा कंट्रोल किया गया है पेरेंट्स से बातें छुपाने भी लगते हैं? Absolutely yes. क्योंकि इन्हें लगता है कि मम्मी पापा नहीं समझ पाएंगे। इनका यही अप्रोच है, मेरा अप्रोच अलग है, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं। सबसे पहले तो ये होता है ये समझ नहीं पाएंगे, और ये मना ही करेंगे। ये बोलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे ही करो। सो दीज आर द चिल्ड्रन जो झूठ बोलते हैं, जो छुपाते हैं चीजें, और रिबेलियस हो जाते हैं। आइदर दे बिकम रिबेलियस, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। क्या करोगे, उखाड़ लोगे, जनरली जो बोलते हैं। तो जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। और ये रिबेलियस नेचर आता है जब हम कॉलेज जाने लग जाते हैं।
क्योंकि तब जाके पता चलता है अच्छा मेरे ये फ्रेंड को तो इसकी फ्रीडम है, मुझे नहीं है। ऐसे कैसे? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो जब वो 6 फुट के हो जाते हैं बच्चे, हम बोलते हैं, तब फिर वो कंट्रोल, जब मैं नहीं रह सकता हूँ फिजिकली इन कंट्रोल, तब मैं मेंटली भी आउट ऑफ वे जाके मैं रिबेल करता हूँ। पर इन पेरेंट्स को अगर कन्फ्रंट भी करते हैं बच्चे कि हमें कंट्रोल फील हो रहा है, आप हमें नहीं समझ रहे हैं, तो जनरली पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट होता है हमारी इंटेंट सही है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप इफ़ेक्ट हो रहे हो, क्योंकि हमारी इंटेंट बिल्कुल सही है। तो अगर आप करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर नहीं करोगे, ओके। तो मतलब दिस आर्ग्यूमेंट हाउ इट अफेक्ट्स किड और इज़ इट वैलिड? इसमें मुझे जो मैंने देखा है और जो समझा है वो ये समझा है कि जब बच्चे आके कन्फ्रंट करते हैं पेरेंट्स को, तो इन पेरेंट्स को सबसे पहले बहुत एक तो बुरा लगता है, क्योंकि these parents are deriving their sense of self-worth from the performance of the child। मेरा बच्चा कैसा है उस पे मैं खुद को कितनी मैं अच्छी हूँ, गुड पेरेंट हूँ, ये वो डिसाइड करते हैं। तो एक ये पेरेंट होते हैं जो पूरे तरीके से टूट जाते हैं जब बच्चा ऐसे आके बोलता है। दूसरे पेरेंट होते हैं जिनका ईगो बहुत हर्ट हो जाता है कि हाउ डेयर यू टू से दैट टू मी। इसी तरीके से तो हम भी बड़े हुए हैं, मैंने क्या तेरे भले के लिए नहीं किया? हाउ कुड यू थिंक अबाउट मी लाइक दिस? तो इनका ईगो इतना हर्ट हो जाता है और वो और ज्यादा विड्रॉवल मोड में चले जाते हैं, या फिर और ज्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं, या फिर यहाँ पे एक चीज आती है कोडिपेंडेंसी, जिसको हम ओके। केयर टेकर ट्रॉमा बोलते हैं। मैंने तेरे लिए इतना किया, तू इतना नहीं करेगा मेरे लिए? हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम मेरे साथ ऐसे नहीं बात कर सकते, मैं नहीं होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। देन द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मम्मी पापा नहीं होते तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई शुड डू वॉट दे आर सेइंग। वो जो बोल रहे हैं वो करने की मुझे जरूरत है। अगर मैं वैसा नहीं करूंगा तो इट विल बी लाइक ब्रेकिंग द ट्रस्ट, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब समझ रहा है ना, ब्रेकिंग द ट्रस्ट, और गद्दार, मैं गद्दार हूँ, नहीं क्या, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, लेकिन मैं गद्दार हूँ, मैं आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट। तो उसको ये जो गिल्ट फीलिंग है इतनी दी जाती है पेरेंट्स से, बिकॉज देयर ईगो गेट्स हर्ट एंड दे देन फील दैट आई एम लूजिंग माई चाइल्ड एंड आई शुड नॉट लूज माई चाइल्ड। तो ये भी होता है जब बच्चे कन्फ्रंट करते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जब बच्चे कन्फ्रंट करते हैं, दे टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, they take some time to think about it and make some changes in their life, in their way of behavior। तो मतलब क्या वो कर सकते हैं? जैसे आपने बताया था कि जर्नलिंग हो सकती अब है। थोड़ा जोर से बोलिए हाँ, प्लीज। तो ऐसे पेरेंट्स जो कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, अ, वो क्या कर सकते हैं अपने साथ जिससे कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहे पेरेंट्स और बच्चे के बीच में और वो कंट्रोलिंग भी ना रहे? ऐसे टाइम पे मुझे लगता है इन पेरेंट्स ने, जिनको ये अवेयरनेस है कि मेरा ये कोर नेचर है, अ, और इसे मुझे धीरे धीरे चेंज करना है, इमीडिएट जैसे मैंने बोला नहीं हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं खुद को इस अवेयरनेस में रखे कि मैं बच्चे को चॉइस दूं क्या, क्या मैं बच्चे को उसका चॉइस पूछूं क्या, कि तुम क्या करना चाहते हो, सो दैट आई एम ऑटोमेटिकली टेकिंग केयर ऑफ माई नीड ऑल्सो एंड चाइल्ड्स नीड ऑल्सो। मेरी नीड ये है कि बच्चा मेरी सुने, बराबर, और कहीं ना कहीं मैं इस अवेयरनेस में हूँ कि मेरी ये नीड है, मैं कंट्रोलिंग नेचर का हूँ, बट क्या मैं एक बार मेरे बच्चे को पूछ के देख सकता हूँ, शायद वो मैं जो बोलूँ वैसे ही करना चाहता हो। 90% टाइम हो सकता है करना चाहता है, 10% टाइम वो नहीं करना चाहता, या उल्टा रेशो भी हो सकता है। बट वेन आई मीन अवेयरनेस, एटलीस्ट गिविंग दिस चॉइस विल मेक मी फील at par with the child, make me feel connected to the child and make me give confidence कि हाँ मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। सो गिविंग चॉइसेस टू द चाइल्ड, या फिर आस्किंग फॉर हिज चॉइस। आपको क्या लगता है, आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, आप क्या पहनना चाहोगे, आप कहाँ जाना चाहोगे, आप क्या खाना चाहोगे, आपको कैसे दोस्त पसंद है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, what kind of life you want, what kind of wife you want। तो this kind of conversations will help। पर मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आप पेरेंट चॉइस दे रहा है, बट क्योंकि
बच्चा इस तरीके से रेज़ हुआ है जहाँ पर वो अभी तक कंट्रोल हो रहा था, तो क्या वो डिसीज़न ले पाएगा इन चॉइसेस को लेके कि मेरी क्या अपनी चॉइसेस है? धीरे-धीरे तो वो ले पाएगा, इमीडिएट नहीं ले पाएगा क्योंकि उसकी ये कैपेबिलिटी ही डेवलप नहीं हुई है। शायद हो सकता है जब चॉइस दिया जाए तो बच्चा ओवरवेल्म हो जाए और गलत चॉइस कर ले, या फिर कई बार ऐसा हो जाए कि बच्चा कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए और पापा आप जैसे बोलो, मम्मा आप जैसे बोलो वैसे करे। बट धीरे-धीरे दिस इज़ अ स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी, तो ये स्किल पेरेंट हैव टू बिल्ड द स्किल इन अ चाइल्ड कि वो धीरे-धीरे अपना डिसीजन खुद लेना सीखे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखे। ओके। और जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं बच्चों को, चाहे वो सिबलिंग्स हो या किसी और, लेट्स से पड़ोस में कोई बच्चा है या स्कूल में कोई बच्चा है कि ये बच्चा इतना पढ़ाई में अच्छा है, ये इतना अच्छा सिंगर है, डांसर है, तो इसका इफेक्ट बच्चों पे क्या पड़ता है? और बच्चे अब पेरेंट्स कंपेयर करते ही क्यों है? वो उनका कहाँ से आ रहा होता है? तो इसका इम्पैक्ट तो मैं बोलूँगी बहुत डीप रूटेड होता है, जहाँ पे बच्चे अपना दे बिकम पीपल प्लीजर, दे बिकम पीपल प्लीजर बिकॉज दे वांट टू प्लीज देयर पेरेंट्स कि मैं भी अच्छी हूँ। दे ट्राई टू लूज, दे टेंड टू लूज देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब भी बात करने की कोशिश करते हैं तो मन में कोई एक कंपैरिजन अवेलेबल होता है ऑलरेडी जो पेरेंट्स ने कभी किया हुआ होता है, और मैं अप टू मार्क हूँ कि नहीं, वो एनालिसिस खुद ही का खुद को इतना खाए जाता है कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है बात करने का। ऐसे बच्चे हमेशा लोग मुझे जज कर रहे हैं क्या, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या, इस चीज में ही देखने में इतने लगे हुए रहते हैं कि वो एक शेल में चले जाते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो first impact is that they lose their confidence, they lose their capacity to speak, they judge themselves the way others will judge them, क्योंकि उनके मन में यही होता है कि दूसरा वाला मुझे जज ही कर रहा होगा। और सबसे बड़ा ये हो जाता है कि वो खुद के जो कोर स्ट्रेंथ है, खुद के जो कोर स्किल्स है उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद भी कंपैरिजन में होते हैं, क्योंकि बचपन से कंपैरिजन किया गया है, सो दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर समवन हु इज बेटर देन मी एंड कैन इट डू समथिंग लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कि मुझ में क्या अच्छाई है, मेरे क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या स्किल सेट है, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते। और आधी रेस इसी में लग जाती है जिंदगी की कि मैं वैसा बन सकूं, मैं वैसी बन सकूं। तो ये काफ़ी एक डीप रूटेड इम्पैक्ट रह जाता है, जहाँ पे इसको हील करने के लिए मेरे पास जो 1-2 पेरेंट्स आए थे विद दिस सेम ट्रॉमा, कि इतना कंपेयर किया गया था बचपन में कि समवेयर दे स्टार्ट टू थिंक कि मुझ में ही कोई कमी है। समवेयर दे स्टार्ट टू थिंक कि आई एम नॉट गुड इनफ। मुझे हमेशा कुछ करने की ज़रूरत है ताकि मेरे मम्मी-पापा मुझे एक्नॉलेज करें, एंड दिस गोज़ इनटू पीपल प्लीजिंग। तो कहीं न कहीं मैं खुद को प्रूफ करती रहूँ, और ये इतना इसका बर्नआउट हो जाता है एक लेवल पे आके कि यू स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ, यू गो इनटू द शेल कि नहीं कुछ करना है मुझे देन अल्टीमेटली। हम्म। और तो जो आपका सेकंड सवाल था कि बच्चों के ऊपर बच्चे क्या सोचते हैं इसके बारे में, नहीं नहीं, ये पेरेंट्स में कहाँ से आता है कंपैरिजन वाला ये चीज? पेरेंट्स में वही है ना, मैं आपको सी बिलीव्स, हमें इस सोसाइटी ने आज अगर हम देखेंगे, आप एक बार इंस्टाग्राम खोलिए, एक बार आप फेसबुक खोलिए, हमें लोग बता रहे हैं कि कौन से एज में मेरे बच्चे ने पढ़ना चाहिए। मेक योर चाइल्ड अ रीडर एट द एज ऑफ 2, मेक योर चाइल्ड अ स्पीकर एट द एज ऑफ 8, मेक योर चाइल्ड अ स्टोरी टेलर एट द एज ऑफ 10, मेक योर चाइल्ड एन ऑथर एट द एज ऑफ 15, योर चाइल्ड्स फर्स्ट बुक शुड बी आउट बाय द एज ऑफ 12, is your child going to an international school, if not then this. We are always driven by the society who decides for us ki what is right and what is wrong, what is good and what is bad for my child, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं मैं खुद को सक्षम नहीं समझता हूँ, इसलिए आई फॉल प्रे टू दीज ऑल दीज थिंग्स। अगर वही मैं पेरेंट खुद को इतना सक्षम समझू कि जैसा मैं हूं वैसा बहुत सही हूं, मुझ में पूरी काबिलियत है कि मैं अपने बच्चे को उस तरीके से बड़ा करूं जैसा वो है, ना कि मैं उसको उस तरीके से ढालूं जैसे लोग चाहते हैं। और जब मुझे ये बेचा जाता है सोसाइटी की तरफ और मैं वो खरीदती हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में चली जाती हूँ।
लॉकडाउन वाज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अस, जहाँ पे ऑनलाइन स्कूल चल रही थी, यहाँ मम्मी बैठ के देख पा रही है कौन सा बच्चा अच्छा बोल रहा है, कौन सा बच्चा अच्छा रीड कर रहा है, कौन सा बच्चा आउटस्पोकन है, अरे मेरा बच्चा तो वीडियो ही नहीं ऑन कर रहा है। देन यू गो इन कंपैरिजन, बोल बोल, आंसर दे, वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। व्हाई? बिकॉज समवेयर आई हैव दिस फीलिंग ऑफ नॉन वर्दीनेस, कहीं ना कहीं मैं खुद का वर्दीनेस एसोसिएट करती हूँ बच्चे के परफॉर्मेंस से। सो ओनली इफ माई चाइल्ड इज परफॉर्मिंग वेल देन आई एम अ गुड पेरेंट, या फिर मैं कहीं कम पढ़ रही हूँ। तो तो एक तो ये जो वर्दीनेस, फीलिंग है, सॉरी, एक वर्दीनेस हो गई चीज जहां से पेरेंट कंपेयर कर रहा है। एक चीज हो गई फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो उन्हें सोशल मीडिया पे दिख रहा है और उन्हें लग रहा है मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। वहां से भी कंपैरिजन आता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो पेरेंट क्या करे अपने आप, और पेरेंट के अंदर सेल्फ डाउट भी है कहीं ना कहीं, क्या मैं अच्छा पेरेंट हूँ या नहीं हूँ अगर मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा तो, और यहाँ से भी कंपैरिजन आ रहा है। एग्जैक्टली। तो तो अब यहाँ पे पेरेंट, हाँ जी, यस बताइए। ये तो आपका सवाल था कि क्या करे ऐसे वक्त, है ना? तो ऐसे वक्त क्या करे? तो खुद की हर एक बिलीफ को चैलेंज करे। अच्छा। मेरी बिलीफ, अगर मैं कोई क्लास मेरे बच्चे को लगा रही हूँ कि माई चाइल्ड शुड बिकम अ ऑथर एट द एज ऑफ 12, so challenge this belief. What is the worst thing that would happen if my child doesn't become author? बुरा से बुरा क्या होगा अगर ऑथर नहीं बनेगा? तो कुछ भी नहीं होगा। ही विल गेन एन एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मेरा क्या बोलते हैं इसको, अगर मेरी जिद है कि मेरे बच्चे ने बनना ही चाहिए ऑथर, तो फिर आप अपनी भी लाइफ खराब कर रहे हो, बच्चे की भी लाइफ खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले अवेयरनेस में आके मैं मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि एक्सप्लोर मत करो, लगाओ क्लास, बट वो क्लास लगाते समय, वो चीज एक्सप्लोर कराते समय मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मेरा माइंडसेट, एम आई एट ईज, ईज मतलब हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, या फिर मैं कोई जिद से आ रही हूँ कि होना ही चाहिए। तो मैं खुद को ये सवाल पूछूं और खुद की बिलीफ को चैलेंज करूं, क्वेश्चन करूं, तब जाके ये होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को वो कंपैरिजन मोड में नहीं डाल रही हूँ। आई एम गोइंग एट द पेस ऑफ माई चाइल्ड, मतलब बच्चे का जो लर्निंग पेस है, स्पीड है, उसको एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग इन टू द कंपैरिजन एंड पुशिंग माई चाइल्ड। पर इसमें फिर ये तो हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, पर पेरेंट अपने आप को चैलेंज करे ही कैसे कि मैं कंपैरिजन मोड से बाहर आके बच्चे की पेस से ही उसको रिस्पेक्ट करके उसको चॉइसेस दूँ, या उससे अपना सही माइंडसेट रखूँ किसी भी चीज़ में। अगर मैं एनरोल करवा रही हूँ किसी भी एक्टिविटी में, वो पेरेंट अपने अंदर वो चेंज कैसे लाए, और साथ ही में सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ है उसको भी वो कैसे एड्रेस करे। ये एक काफी डीप वर्क हो गया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो भी आपके जो भी सवाल आ रहे हैं कि मैं ये पेरेंट कैसे करे, सबसे पहले ये वो तभी कर पाएंगे जब वो अवेयरनेस में है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो ऊपर ऊपर कोपिंग मैकेनिज्म ये दे रहे हैं, मैं अच्छे के लिए तो कर रहा हूँ, बच्चे के लिए, मैं नहीं करूंगा तो वो पीछे रह जाएगा, लाइफ कितनी कॉम्पिटिटिव है, इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में मेरा बच्चा सरवाइव कैसे करेगा, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने करना चाहिए, आज नहीं करेगा तो कल क्या है, आजकल तो घर कितने महंगे हो गए हैं। ये पेरेंट अवेयरनेस में ही नहीं है ना। आप इसको कितना भी ज्ञान दे दो, ये नहीं करेंगे, इजंट इट? आप कितना भी उनको बोल दो, नहीं आप खुद के बिलीफ को क्वेश्चन करो, बट उनके बिलीफ ही इतने डीप रूटेड और स्ट्रांग है कि उनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है। आप ये उन्हीं पेरेंट्स को बोल सकते हो जो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लग रहा है, हाँ यार मैं कंपैरिजन कर रहा था, सही बात बोल रहे हो तुम, I think I need to change my perspective. You are absolutely right. It is so hard on my child कि मैं उसको कोई क्लास के लिए हमेशा कभी ये कर, कभी वो कर, शर्मा जी के बेटे ने ये किया, वो किया, इसलिए तू भी कर। I know it's really wrong. तो if you'll remember that scene from कौन सा अपना थ्री इडियट्स, जब वो आके बोलता है कि मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया, फरहान ना,
जब आके अपने पापा को बोलता है मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया, तो पहले उसके पापा उदास होते हैं क्योंकि उनका बिलीफ है कि ये बच्चा इंटरव्यू दे, इंजीनियर बन जाएगा, कल अच्छी जॉब कमाएगा। वो बोलता है तुझे अच्छा लगेगा शर्मा जी के बेटे ने बड़ी कार ले ली, तू छोटे कार में घूम रहा है। लेकिन वो एक जो शिफ्ट आया विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो शिफ्ट आया कि नहीं बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरी खुशी इसमें, कि मैं कंपेयर कर रहा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। ये शिफ्ट जब तक पेरेंट्स में नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कितना भी बता दें कि आपके बिलीव्स को आपको क्वेश्चन करना है, आपको ये करना है, वो करना है, वो नहीं हो पाएगा। That awareness itself is important, and that is, I think you are doing a great job by putting up such podcast wherein you are educating parents कि देखो एक बार झांको मन में। थैंक यू। बट या यू आर ऑल्सो डूइंग रियली ग्रेट जॉब। आपको नॉलेज है, आप बता रहे हैं, तभी हम ये बात कर पा रहे हैं। अब मैं जैसे बच्चों के साथ काफ़ी काम करता हूँ, और पेरेंट्स के साथ, जब बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो बड़ी कैजुअली बोलते हैं कि मार लो मेरे बच्चे को, पर पढ़ा दो, ठीक है, जो करना है आप कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो मारना है, और ये इस घरों में भी होता है, ठीक है, घर में भी बच्चे पिट रहे हैं, हो रहा है। तो अब ये एटीट्यूड पेरेंट्स का मारने के प्रति इतना कैजुअल कहाँ से आता है, और ये बच्चों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाता है? ये तो मैं बोलूंगी हमारे इंडियन सोसाइटी का एक देन है, क्योंकि अगर आप इंडिया में ही देखोगे तो ये चीज़ बहुत चलती है और ये इतना डीप रूटेड होता है, लेट मी टेल यू, कि नहीं चाहते हुए भी हाथ उठता है। नहीं चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, जैसे आज मैं पेरेंट हूँ, और जब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हमने देखा है, चुपचाप खाना खाओ नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा, होमवर्क करो नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा, बाहर क्यों जा रहे हो, 7 बजे के बाहर नहीं जाना है, नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा। इवन स्कूल्स में भी, लाइक मराठी में ऐसे बोलते थे, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। इसका मतलब है जब छड़ी लगती है तो विद्या आती है, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था विच वॉज पनिशमेंट बेस्ड, which was not connection based, which was punishment based. Not only education system but the entire parenting system was based on this कि मैं कहीं ना कहीं मेरे बच्चे से ऊपर हूँ, बड़ी हूँ, तो मैं उसके साथ इस तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, हम पेरेंटिंग को है ना हायरार्किकल देखते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो हमने पेरेंटिंग को हायरार्किकल ही देखा हुआ है हमारे सोसाइटी में, कि मुझे अथॉरिटी है, मैं बच्चे से ज्यादा समझता हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, उसको मेरी सुननी चाहिए, और अगर सुनता नहीं है तो दो, सुनता नहीं है तो दो। दिस इज हाउ वी हैव सीन लास्ट फ्यू जनरेशंस। अब जाके अवेयरनेस आ रही है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट होता है, कई बार हमने, अगर आप देखोगे तो, एक जब लड़की इस चीज से गुजरती है तो वो ऐसी माँ बनती है जो बहुत एग्रेसिव है और अपने बच्चों को खाड़ खाड़ बार बार दे रही है, फटके दे रही है और उसी तरीके से बड़ा कर रही है। somewhere she does not have that patience level to wait for the action to happen, कर फटाफट, कर फटाफट। और अगर फादर में देखेंगे तो दिस फादर आर जनरली एग्रेसिव टुवर्ड्स वाइफ, और दिस फादर आर एग्रेसिव इवन टुवर्ड्स द चाइल्ड। वो इतना कंट्रोलिंग, इतना ज्यादा, कई बार बेल्ट से मार खाते हैं बच्चे, या बहुत सारी तरीकों से, शूज से, कोई भी तरीका बोलो, मार खाते हैं, बिकॉज दैट इज वॉट दे हैव लर्न एंड देयर बॉडी डज नॉट हैव कंट्रोल व्हेन दे लूज देयर पीस ऑफ माइंड। तो इसका इम्पैक्ट बहुत डीप रूटेड है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, अपने माँ बाप से इतने डरते हैं कि सोचते कब मैं यहाँ से निकलूँ, एक बार का 18 साल का हो जाओ, हॉस्टल में जाके रह लो, भागते रहते हैं। अभी लेटेस्ट में मेरे एक जो मेंटर है उनका एक पॉडकास्ट में देख रही थी, वहां पे वो बोल रहे थे उनके पास एक सीईओ आया था कंपनी का, जो मतलब 200 लोगों को हैंडल करता है। बोलते हैं मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे, बट देखो आज मैं सीईओ हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, मुझ में क्या हुआ है। बट थेरेपी के थ्रू पता चला कि वो रोज अपने वाइफ को पीट रहा है, रोज अपने वाइफ को कंट्रोल कर रहा है। सो ये कंट्रोलिंग नेचर कहीं ना कहीं निकलता ही है।
You are so controlling either at workplace or on your children or on your spouse. लेकिन हमें ये बोला गया है, हमने यही देखा गया है कि दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। सबसे आसान तरीका अगर पेरेंटिंग का कुछ हो सकता है, मतलब कोई दिमाग को टेंशन ही नहीं लेना है, बस 2 थप्पड़ दो, काम हो जाएगा। या 2 चॉकलेट दो, अभी नया तरीका, या मोबाइल दे दो। These are the 3 easiest ways of parenting. तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि पहली बात ये ईज़िएस्ट वे नहीं है, ये ईज़िएस्ट वे पॉज़िटिव वे में नहीं है, या एग्ज़ैक्टली, हाँ। आप डर आप सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आप डर को अपने बच्चे के अंदर बिठा रहे हैं और वो डर किसी ना किसी रूप में बच्चे के अंदर बाहर आएगा, चाहे शायद उसकी जब शादी हो जाएगी तब आएगा, या बीच में भी आ सकता है, लड़ाई दंगे के रूप में लोगों को मार सकता है, क्योंकि वो आपसे डर रहा है, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बट ये चीज़ कहीं न कहीं निकल के नेगेटिव वे में आएगी ही आएगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ये दूसरे तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि ये बच्चा जब बड़ा होता है तो हमेशा ढूँढते रहता है कि मुझसे वीक कौन है? मुझसे वीक इंसान कौन है, उसके ऊपर मैं रौब जमा सकूँ। क्योंकि मैं घर में रौब नहीं जमा सकता तो मैं वो बाहर करता हूँ। देन आई एंटर इनटू बुलिंग। जो कॉलेज में बुलिंग होता है, स्कूल में बुलिंग होता है, तो ये वो बच्चे होते हैं जहाँ पे जिनके घर पे जिनको फ्रीडम नहीं है, कंट्रोलिंग पेरेंट्स है, जहाँ पे घर पे मार पड़ती है, तो ये अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं। So it can be like a weaker employee, weaker even maid or weaker spouse, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बच्चे ऐसा ही स्पाउस अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये बच्चे जैसा इन्होंने घर पे एनवायरनमेंट केओस का देखा हुआ है, कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट देखा हुआ है, अननोइंगली वो वैसे ही स्पाउस को अट्रैक्ट करते हैं जो इनके ऊपर आइदर कंट्रोल करे या फिर जो इनसे वीक है और जिंदगी भर ये उन पे कंट्रोल करे। देर इज नो न्यूट्रल रिलेशनशिप, देर इज नो जॉयफुल एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप। हुँ, हुँ, हुँ। और ऐसा क्यों होता है? Because your brain is so much accustomed to this chaos and this way of behavior कि 95% what we are operating is coming out of our subconscious mind, एंड हम कहीं ना कहीं उसी तरीके का बंदा अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। इसका बेसिक साइंस मुझे नहीं पता है, बट अभी तक मैंने जितने पेरेंट्स के साथ हीलिंग सेशंस लिए हैं, 90% ऑफ द पेरेंट्स हैव अट्रैक्टेड अ स्पाउस एग्जैक्टली द वे हाउ देयर चाइल्डहुड वाज। अगर पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल और फाइटिंग वाले पेरेंट्स थे तो आज उनके उनके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, या वो इमोशनली अनअवेलेबल है, बिकॉज समवेयर दे एंड अप चूजिंग द फर्स्ट पार्टनर हु शो इंटरेस्ट इन देम। और क्योंकि मुझे वो चीज कहीं जिंदगी भर मिली नहीं है, प्यार, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं है, कम से कम ये तो कर रहा है तो चलो एडजस्ट कर लो। बट बाद में समझते हैं अरे यार ये तो बंदा वैसा ही है जैसे मेरे पेरेंट्स थे, जैसे मेरे घर का एनवायरनमेंट था। देर इज सम साइंस मे बी बिहाइंड इट, मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच वी टॉक अबाउट दैट, जिससे हम दूर भागते वही चीज हमारे पीछे ज्यादा आती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बिफोर यू गेट मैरिड यू शुड हील योर सेल्फ। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर योर पैटर्न्स, व्हाट आर योर कोपिंग मैकेनिज्म्स, क्या आप कैसे हो, ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले सको। एंड इंडियन पेरेंट्स, खासकर मैं इंडियन पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करना चाहूँगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन चाइल्ड एंड देमसेल्व्स आई थिंक इज़ वेरी वीक और वेरी पुअर। ठीक है, मतलब बच्चों को हमेशा शिकायत रहती है कि आप हमारा फ़ोन चेक कर रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं तो आप साथ जाना चाहोगे या मना कर दोगे, या मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो सब डिक करना है। नॉट नेसेसरली कि क्रिटिकल वे में, बट स्टिल डिग करना है, सब कुछ जानना है। और ये भी बच्चों के लिए मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी भी एक सेल्फ वर्थ है और मेरी भी अपनी लाइफ है आपसे अलग। तो अब ये पेरेंट्स में कहाँ से आ रहा होता है कि लैक ऑफ बाउंड्रीज और लैक ऑफ प्रिवेसी, और क्या इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है फिर इन चीज़ों का भी।
ये अगेन आता है इसी चीज से कि मैं सब जानना चाहता हूँ, कहीं वो गलत वे पे, एक जो ट्रस्ट होती है बच्चों के ऊपर, वो ट्रस्ट मैं नहीं डेवलप कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो भटक ना जाए, वो कुछ गलत ना कर बैठे। अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर कि मैंने उतना उसको एम्पावर किया ही नहीं है बच्चे को कि वो लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। मैंने उसको इतना मेरे ऊपर ही डिपेंड रखा है, और अब जो वो कुछ कर रहा है तो मैं हर एक चीज जानना चाहती हूँ। इट कम्स फ्रॉम अ कंट्रोलिंग नेचर इट सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं एक इंटेंशन भी होती है कि मुझे पता होना चाहिए कर क्या रहा है। एंड जो मैंने कनेक्शन की बात की थी वो यहाँ मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज मेरा कनेक्शन ही मेरे बच्चे से इतना वीक है कि आई डोंट ट्रस्ट हिम। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। हाँ मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ, आई कम बैक बाई 11 o'clock। किसके साथ जा रहे हो, उनके नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर देके जाओ, कौन से होटल जा रहे हो, मुझे लाइव लोकेशन भेजो। Somewhere I am not trusting my child because there is no that deep bond between us. I think कि शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। सो वो वहां से आ रहा है कि मुझे वो एक ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट शायद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ में नहीं बताया। और कहीं ना कहीं शायद मैं ये बिलीफ मेरे अंदर है कि एज अ पेरेंट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट माई चाइल्ड शुड ऑलवेज कीप ऑन डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग टू मी। मतलब मेरा उसके ऊपर हक बनता है। हम हमारे बच्चों को हमसे अलग नहीं देख पाते हैं। हम समझते हैं वो मेरा ही पार्ट है, उनकी लाइफ अलग है, उनकी इंडिविजुअलिटी अलग है, ये हम देख ही नहीं पाते हैं। और ये देखना बहुत एक्चुअली कम पेरेंट्स को आता है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट दैट इवन वी हु आर वर्किंग ऑन पेरेंटिंग, पीपल लाइक मी, यू, वी आल्सो स्ट्रगल विद ऑल दिस challenges, but we are in awareness. We bounce back to the solution as soon as we skip into the pattern. मे बी मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ और जैसे ही अवेयरनेस में आ जाती हूँ आई इमीजिएटली स्विच। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत आसान है करना, मैं ये कह रही हूँ ये इससे उभरना आसान होगा अगर मुझ में अवेयरनेस हुई तो ऐसे 99% पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं हर एक चीज मेरे बच्चे की पता करूं, और नहीं भी पता कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एंग्जाइटी हो रही है, बट आई एम रेडी, आई एम डीलिंग विद माई एंग्जाइटी। ठीक है, हाँ हाँ मुझे नहीं पता है, आई नो मोबाइल पे कुछ तो चल रहा है, ठीक है चल रहा है ना, ओके, आई एम फीलिंग अनकॉन्शियस, आई एम फीलिंग एंशियस, बट लेट मी डील विद माई एंग्जाइटी, इट इज नॉट अबाउट माई चाइल्ड, इट इज अबाउट माई एंग्जाइटी। ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। और इसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होता है, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है, बच्चे छुपाने लगते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा हर एक को अपनी प्राइवेसी होती है, हर एक को ये होता है कि मैं, मेरा कुछ सेल्फ वर्थ है, मेरा कुछ मेरी कुछ चॉइसेस है जो मैं नहीं चाहता कि आप अंदर आओ देखो, आई नीड माई स्पेस। तो इस टाइम पे फिर बच्चे इधर रिबेलियस हो जाते हैं, आउटस्पोकन हो जाते हैं, या फिर छुपाने लगते हैं। दे एक्सप्रेस देयर नीड्स कि आप यहाँ मत आओ, मुझे मेरे रूम का दरवाजा लॉक रखना है। सो ये चेंजेस अपने आप जब बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं तो चालू हो जाते हैं फिर। और इन्हीं कारण की वजह से कभी-कभी हम बच्चों को बदतमीज़ कह देते हैं, मैनर्स सॉरी। नहीं है। इन्हीं इन्हीं कारण की वजह से हम कह देते हैं बच्चों को मैनर्स नहीं है, बदतमीज़ है, ज़बान लड़ाते हैं। यस, कहीं न एब्सोल्युटली। कहीं पेरेंट्स के एक्शन से ही बच्चा ऐसा हो रहा है। राइट, राइट, हाँ जी। तो यहाँ यहाँ पे पे हम हमारा ईगो सेफगार्ड कर रहे होते हैं। हुँ, सही बात है। तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सम अप कर रहा हूँ इस वाली बात को। तो जो लैक ऑफ बाउंड्रीज़ है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, वो पेरेंट की तरफ से इसलिए आ सकती है कि कनेक्शन वीक है, पहली बात, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ कि पेरेंट की चेकलिस्ट है, पेरेंट्स चाहता है कि वो चेकलिस्ट होती रहे, तो जब तक मुझे पता नहीं होगा, तो मेरा बच्चा वो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो चेकलिस्ट पूरी नहीं होगी। तो अब इन्हीं 2 मेजर कारण की वजह से वो प्रिवेसी इन्वेड होती रहती है बच्चे की, और जिसकी वजह से बच्चा रेबिलियस हो सकता है, बच्चा चीज़ें छुपा सकता है, बच्चा आउटस्पोकन हो सकता है, और ये होता ही है, ना जस्ट हो नहीं सकता, ऐसा होता ही है। होता ही है। और इसके लिए एब्सोल्युटली। अगेन अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मेरे पैटर्न्स क्या है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, और फिर मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मुझे उस पे काम करना है। बट
एज़ अ पेरेंट मैं कैसे इसे ब्रेक कर सकता हूँ? अगर मेरे को अवेयरनेस है कि मेरा हेल्दी बाउंड्रीज़ मैं नहीं एस्टैब्लिश कर पा रही या पा रहा, तो वो अपने और अपने बच्चों के बीच वो कैसे ला सकता हूँ? मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो बच्चों को हक दें हमें ये बताने का कि मम्मी पापा आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। अ, हम बच्चे को ये पहले ही बता दें, देख बेटा मेरा ऐसा नेचर है ना, तो जब आपको लग रहा है कि आई एम इन्वेडिंग, लेट यू कम एंड टेल मी कि मम्मा बस हाँ इधर तक ही। सो गिव दैट राइट टू योर चाइल्ड। सेकंड, हैव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक विथ योरसेल्फ। सेल्फ टॉक ये करो कि हाँ मुझे जानना है क्या चल क्या रहा है मोबाइल पे। आई नो मुझे इच्छा हो रही है बट कंट्रोल, नम्रता कंट्रोल। इट्स ओके, बच्चे की अपनी अपनी स्पेस होती है। लेट इट बी, लेट इट बी। तो ये जो एक सेल्फ टॉक है ये बहुत जरूरी है कि मैं खुद को बोलूं, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुझे इच्छा हो रही है, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुझे एंग्जाइटी हो रही है, बट थोड़ा सा रुको, चीजें हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी, इट विल फॉल इन प्लेस। तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो बच्चों को हक दे ये बताने का कि जो बोलते हैं रेड फ्लैग बता दो बेटा, यू टेल मी कि मैं कब क्रॉस कर रही हूँ। या फिर सेकंड है कि मैं खुद के साथ सेल्फ टॉक कर रही हूँ। तो इस तरीके से इट इज इजियर टू बी इन अवेयरनेस एटलीस्ट। हुँ। और ये सिबलिंग राइवलरी जो डेवलप होती है बच्चों के बीच में, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक पेरेंट्स एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं या बहन या भाई को ज़्यादा ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम करते हैं। पर पेरेंट्स का कहना होता है नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बराबर ही प्यार करते हैं, बराबर ही करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो पेरेंट मिस कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा कि एक बच्चा ऐसा फ़ील कर रहा है, और ऐसा क्या हो रहा होता है उस समय? ये बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे होता है कि बच्चे प्यार, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली दोनों को सही इक्वल ही प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब न्यूबॉर्न बेबी आता है या वो बड़े होते रहता है तब हम बड़े वाले को बोलते हैं चुप बैठ वो सो रहा है, तू बाहर ही खेल, आवाज कम कर वो सो रहा है, उसको उड़ जाएगा। या फिर माँ का ज्यादा ध्यान इमीडिएट रहता है, फीडिंग कराना है जो भी कराना है वो बच्चे की तरफ होता है। यहाँ पे बड़े बच्चे को मैं इन सब प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ नॉन अवेयरनेस। और जब मैं इन्वॉल्व नहीं करती हूँ तो यू नेवर नो ये बड़ा बच्चा इन सब चीजों को किस तरीके से ले रहा है। See, it is not the fault of the parent that is how they have learned, right? दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ एन आवर कि भाई मुझे छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम देना है, बट वो टाइम देते समय क्या मैंने मेरे बड़े बच्चे के साथ बात की है कि बेटा मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और इट इज कमिंग एज अ शॉक फॉर हिम। सो ये बड़ा बच्चा कैसा कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करेगा आपको नहीं पता है, और इसीलिए सिबलिंग राइवलरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है कि छोटे को ज्यादा प्यार कर रहे हैं मुझे नहीं कर रहे, या फिर ऐसा हो जाता है कि कई बार छोटा बहुत नटोरियस होता है या छोटा बहुत क्या बोलते हैं मस्ती वाला होता है, तो हम उसको बोलते हैं देख भैया ने तो ऐसे नहीं किया, चलो तुम भी करो, ये देख भैया कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप भी करो। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन इसमें क्या है कि हाँ मतलब दोनों को सही लाइन लग जाए भाई, दोनों सुने एक दूसरे के साथ, मेरा सुने। लेकिन छोटा बच्चा कैसा ले रहा है आपको नहीं पता है। अच्छा भैया अच्छा करता है तो भैया को अच्छा बोलते हैं, मुझे नहीं बोलते लेट मी डू अगेन, उल्टा। तो कई बार ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्रिएट करते दो डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। अगर आप देखोगे कि बड़ा जैसा है उसके अपोजिट छोटा होता है, या छोटा जैसे है उसके अपोजिट थर्ड वाला बच्चा होता है। वाई दिस हैपन्स बिकॉज दे डेवलप दिस कोपिंग मैकेनिज्म जब हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं होता है चलो भैया के साथ हम मिलके करेंगे, हम कैसे कर रहे हैं भैया को पूछेंगे फिर हम देखेंगे। तो इन्वॉल्विंग बोथ द चिल्ड्रन इक्वली इन एनी प्रोसेस एंड ऐसे सेंटेंसेस नहीं यूज करें जो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कंपैरिजन मोड में जा रहे हैं। हमारा इंटेंशन वैसा कंपैरिजन का होता ही नहीं है, हमारा इंटेंशन होता है कि छोटा बड़े को देखे सीखे कि खाना कैसे खाते। बहुत छोटी बात है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 3 साल का, हम बोलते देखो पापा, पापा नहीं, हाँ देखो भैया नीचे गिरा रहे हैं क्या, दीदी नीचे गिरा रही है क्या, आप भी अच्छे से खाओ। तो ये वो बच्चा कैसा ले रहा है आपको नहीं पता है। इससे अच्छा मैं बच्चे को ये बोलूं बेटा प्लेट नजदीक करके हम अच्छे से खाएंगे क्या, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम एग्जाम्पल ऑफ समवन इन द फैमिली।
तो ये अनहेल्दी पैटर्न नहीं है पेरेंट्स का, बट ये दूसरे बच्चे का एक ऑब्जर्वेशन है और सेल्फ इंटरप्रिटेशन है जो कि राइवलरी में बदल जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। और इस टाइम पे पेरेंट्स को क्या करने की जरूरत है, तो पेरेंट्स को जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में दोनों बच्चों को इक्वली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जैसे नया न्यूबॉर्न आया है तो बड़े को उसके लिए इमोशनली मेंटली फिजिकली रेडी करे। कई बार ऐसा हो जाता है कि डिलीवरी के बाद 3-4 महीने माँ बड़े बच्चे से अलग है, बड़ा बच्चा दादा दादी के साथ रह रहा है, इज नॉट अवेयर हो क्या रहा है लाइफ में मेरे। सो इट इज कमिंग एज अ शॉक फॉर द चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाई दैट एंड्स अप इनटू द राइवलरी। ये बहुत कम उम्र से चालू हो जाता है, हमें दिखते हैं इसके नतीजे बाद में है, लेकिन ये बहुत कम उम्र से चालू हो जाता है। ये अचानक 3 साल का 4 साल का बच्चा घर आता है जब मम्मी घर आ जाती है और देखता है कि मम्मी का 90% टाइम ये छोटे से बच्चे में जा रहा है जो पहले मेरा था, तो वो उसको किस तरीके से लेगा, यू नेवर नो। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चों को ही अपने पेरेंट्स के लिए पेरेंट बनना पड़ता है। आई नो। तो ये क्या सिनेरियो है, मतलब ये ऐसा क्यों होता है एज फैमिलीज में, और फिर उसका बच्चे पे क्या प्रभाव हो रहा है जब बच्चा बड़ा हो रहा है और बाद में एडल्ट लाइफ में, क्या इसको एड्रेस किया जा सकता है किसी तरीके से? जब बच्चे को अपने पेरेंट का पेरेंट बनना पड़ता है, वो सबसे मैं बोलूँगी दर्दनाक चीज़ है जो बच्चा कर सकता है, क्योंकि बच्चे की इमोशनल मेंटल फिजिकल ऐसी कोई भी तैयारी होती नहीं है। ये कई बार होता है कि माँ डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, दिन भर लेटी हुई है, या फादर अल्कोहलिक है, या मम्मी पापा के झगड़े हो रहे हैं। वन ऑफ द पेरेंट ऑलवेज टॉन्ट्स तेरे वजह से हो रहे हैं, तू पापा से बात कर, पापा से बात करके देख। समटाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और उसकी वजह से भी वन ऑफ द पेरेंट्स सेज कि जाके बात करो, देखो क्या बोल रहे हैं। So this is very traumatic for a child to interfere into such situations and play the role of a parent कि मम्मी बीमार है, कोई chronic disease है, and you have to take care of that mother, या फिर there are abusive relationship between parents and you have to save mother from a father। तो तुम्हें वो रोल प्ले करना पड़ता है जिसके लिए तुम बने ही नहीं हो। तो एक तो ये बहुत ट्रॉमेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चे को वो ज़िंदगी में प्यार कभी मिलता ही नहीं है जो उसको मिलना चाहिए था, और बहुत जल्दी उसको वो इमोशनल मैच्योरिटी लानी पड़ती है लाइफ में जिसकी तैयारी नहीं थी। तो आगे जाके वो कोडिपेंडेंसी बहुत आ जाती है, वो ऐसे पार्टनर देखता है कि जो मेरा उतना टेक केयर करे, और कई बार अपने बच्चों से भी वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है, मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए किया, तुम मेरा इतना नहीं सुनोगे। कई बार पेरेंट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर ईगो कि मैं किया तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो एक नीड पेरेंट्स में बहुत आ जाती है कि मेरे बच्चे ने मेरा सुनना ही चाहिए, हम तो आउट ऑफ द वे जाके मैंने कितना किया। सो सो इट बिकम्स सो ट्रॉमेटिक। समटाइम्स फ्रीज मोड में चले जाते हैं ये बच्चे। फ्रीज मोड में मतलब मैंने इतना जिंदगी में सहा है, माँ मम्मी को इतना मैंने बचाया है पापा से, कि अब मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं फ्रीज हो जाती हूँ, आई कैन नॉट हैंडल इट। देन आई एम रिपीटिंग द सेम पैटर्न फॉर माई चाइल्ड ऑल्सो, कि मेरे बच्चे को मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने ट्रॉमा से उभरी नहीं हूँ। मैं एक फ्रीज मोड में चली गई हूँ, मुझे नहीं पता इमोशंस कैसे बताने हैं। या फिर ये पेरेंट जो है ये इतने फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं कि थोड़ी सी भी आवाज हो जाती है, थोड़ी सी भी किसी की आवाज, टीवी की आवाज चढ़ जाती है तो वो घबरा जाते, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जस्ट शट अप, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, आवाज मत बढ़ाओ, सुनो मेरा, करो मेरा। सो दे आर ऑलवेज इनटू दिस एंजाइटी, and then they are emotionally unavailable, they are controlling, they think that everything should be in order। तो बच्चा क्या So करे, मतलब बच्चा क्या हमेशा इसी में अब इस सिचुएशन में फंस ही गया है या इससे बाहर आ सकता है किसी तरीके से? ऐसे पेरेंट्स को सच में बोलूँ तो थेरेपी की ज़रूरत होती है। दे शुड सीक दी मेडिकल हेल्प। मेडिकल हेल्प से ज़्यादा थेरेपी जो हम कहेंगे, काउंसलिंग एंड थेरेपी, इसकी हेल्प की, फिजियोथेरेपी नहीं, सॉरी, साइकोथेरेपी जो बोलते हैं हम, साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है।
जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस पैटर्न्स। खुद करना मुश्किल है ये, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल डिसेबिलिटी है। मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू आर नॉट एबल टू फंक्शन। रोज के काम ही रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम होते हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ पेरेंट, वही मैं निभा नहीं पा रही हूँ, उसी में मुझे दिक्कतें आ रही है। तो यू नीड हेल्प, और वो आती ही है। लेट मी टेल यू, आई हैव सीन अ गर्ल जो मेरे पास आई थी थेरेपी के लिए, जिनके पेरेंट्स के अब्यूजिव रिलेशनशिप थे एंड दे हैड टू जस्ट रन फ्रॉम द फैमिली। दे वर इन अ पुअर एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज ऑफ दैट हर मदर हैड डेवलप्ड अ कोडिपेंडेंसी, या फिर हम जिसको केयर टेकर ट्रॉमा बोलते, कि तूने ऐसे किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, एंड देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मदर फॉर लाइफ लॉन्ग। एंड नाउ शी इज लाइक, कोई भी कभी फोन करके कुछ उल्टा फुल्टा बोलता है तो शी इज ट्रिगर्ड अ लॉट, एंड शी इज नाउ एग्रेसिव एंड completely always thinking about the mother and not about the spouse. So there is functional disability. You are not a normal human being who is operating in a very normal way in this society. So they need help. और ये भी बहुत कॉमन रहता है फैमिलीज में, पेरेंट्स बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, और बच्चे कर भी देते हैं इमोशनल कनेक्ट की वजह से, प्यार की वजह से, कुछ भी। बट कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि भाई मुझे नहीं करना था बट जबरदस्ती करवाया गया है, चाहे Yes. पढ़ाई हो, चाहे शादी हो, चाहे कहीं जाना हो। तो ऐसे बहुत सिनेरियोज फैमिलीज में बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो ये क्या यहाँ पे कोई अनहेल्दी पैटर्न होता है क्या पेरेंट्स का? पेरेंट्स का यही है, बिलीफ होता है कि बच्चे ने मेरी सुननी ही चाहिए, और सबसे बड़ा बिलीफ ये होता है कि बच्चा अगर ऐसा करेगा तो मैं एक अच्छा पेरेंट कहलाऊंगा। सिंपल, अगर हम देखें शादी की बात देख लेते हैं सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में ये काफी कॉमन है कि अगर हम आउट ऑफ द कास्ट या आउट ऑफ द रिलीजन जाके भी शादी करना चाहता है कोई बच्चा, तो इट इज ऑफेंसिव फॉर पेरेंट्स। एंड फिर वो सोचते हैं कि सोसाइटी मुझे किस तरीके से देखेगी। वो सोचेगी कि मैंने मेरे बच्चों पे अच्छे संस्कार नहीं किए, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये बिलीफ होता है। इस बिलीफ के वजह से करते हैं इसको। मैं पैटर्न नहीं कहूंगी, इसको मैं बिलीफ से ऑपरेशनलिटी कहूंगी, कि ये बिलीफ से आ रहा है कि मैं तभी अच्छा पेरेंट हूँ जब मेरा बच्चा ये XYZ कर रहा है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं तो ये क्या होगा। ऑब्वियसली अगेन बोलूँ तो वैसे ही है, उनके चाइल्डहुड से ही आ रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं उनको बोला था, देखो ऐसे करो नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छे कपड़े पहनो नहीं तो वो क्या बोलेगी। चलो अभी अभी बहुत सॉफ्टर वे में बोलूँ तो आज हम ये अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, चलो अंकल को हेलो बोलो नहीं तो अंकल को बुरा लगेगा, देखो जल्दी खाना खाओ नहीं तो पुलिस वाले अंकल आ जाएंगे। दिस इज अ वेरी माइल्डर वे ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल, वेरी माइल्डर वे, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को वो कैरेट एंड स्टिक वाला जो है, तुम्हें ये करो तो कैरेट मिलेगा नहीं तो ये करो तो स्टिक मिलेगा, इस तरीके से हम कहीं ना कहीं बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये XYZ चीजें जो है वो मेरा बच्चा करे। इमोशनल ब्लैकमेल करना भी सही नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये बच्चे को कैसे इफेक्ट कर रहा है? ये बच्चे को दो तरीके से इफेक्ट करता है। पहले तो बच्चे को हमेशा लगता है अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ मिलेगा तब मैं ये करूंगा। जैसे मैंने बोला अंकल को हेलो बोलो नहीं तो वो ऐसे नाराज हो जाएंगे। आर यू तुम गुड गर्ल हो ना तो तुम सबको शेयर करो। तो कहीं ना कहीं बच्चे का एक एटीट्यूड बन जाता है कि मुझे अगर कुछ करना है, परफॉर्म करना है, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो ये जब निगोशिएबल हो जाता है तो वो इस हद तक चला जाता है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं मेरे को इस कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गई तो आप मुझे ये वाला बाइक दोगे, ये वाला आईफोन दोगे, मुझे ये मेडल मिला तो मुझे इतने लाख का गिफ्ट दोगे। आई एम लिसनिंग टू दिस सेंटेंसेस फ्रॉम चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू। सो व्हेन आई ऑब्जर्व बीइंग इन एनवायरनमेंट, आई एम अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर, तो ये सेंटेंसेस आते हैं कान के ऊपर कि मुझे इतने मार्क्स मिले, मुझे ये मेडल मिलेगा तो इतने का गिफ्ट मिलेगा मुझे। सो इमोशनल ब्लैकमेल स्टार्ट्स विथ वेरी बेसिक, चलो जल्दी घर चलो, शाम शाम हो गई, घर जाने का टाइम हो गया, पापा ने चॉकलेट लाया है,
वहां से शुरुआत होती है, बट इसका एंड होता है इस तरीके से, कंप्लीटली ऑलवेज इनटू निगोशिएशंस। तो बेसिकली रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं हाँ जी। rather than इमोशनल। ट्रू। हम्म। नार्सिसिस्ट पेरेंट किसको कहते हैं? ओके। नार्सिसिस्ट पेरेंट हम उनको कहेंगे जो बच्चे को हमेशा ये दिखाते हैं कि मैं हूं तो तुम हो, और अगर तुम खुद होके कुछ कर रहे हो तो तुम कैसे गलत कर रहे हो। तो अल्टीमेटली वो खुद के ऊपर बच्चों को इतना डिपेंडेंट करा लेते हैं कि वो बच्चा खुद को कुछ भी नहीं समझता है, वो हमेशा खुद को माँ बाप के नजरों से ही देखता है। द पेरेंट मेक श्योर दैट बच्चे को मैं हमेशा ये बताता रहूं कि देख मैंने तेरे लिए कितना किया, मैंने तेरे लिए कितना किया, और वो थोड़ा भी डेविएट हो रहा है तो हाउ कैन यू डू दिस फॉर मी, डू दिस टू मी, ये कैसे कर सकते हो तुम किस तरीके से गलत हो। हमेशा बच्चों के लाइफ में एक मैं अहम चीज बना हुआ हूँ इसकी कोशिश वो पेरेंट करते रहते हैं। ये भी देखते रहते कि बच्चा मैं बोले वैसे करूं और मुझे तोड़े भी ना और मुझसे छूटे भी और क्या इस पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है? ना। अगेन अ पेरेंट वुड नीड थेरेपी। थेरेपी। और इस नार्सिसिज्म का इम्पैक्ट क्या हो रहा है बच्चे के ऊपर? बच्चा सेल्फ वर्थ ही खो लेता है, उसको हमेशा लगता है आई एम नो वन, आई एम नथिंग, आई एम नॉट गुड इनफ। बिकॉज अगर पापा बोलेंगे तो मैं अच्छा हूँ, पापा के एंगल से ही वो खुद को देखने लगता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता है। ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी पेरेंट फॉर एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को भी थेरेपी की जरूरत होगी इससे बाहर आने के लिए? मे बी वी कैन से यस, मे बी अगर ये प्रोलॉन्ग रहा ना तो होगा। क्योंकि लेट मी टेल यू, जब मैं थेरेपी लेती हूँ तो वी हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चंस विच वी आस्क। दो सेट ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटिंग टू द चाइल्डहुड, और उसका जो स्कोर होता है कुछ एक 15-16 क्वेश्चंस होते हैं। उसका स्कोर अगर मैं समझ लूँ 6-7 से ज़्यादा है, मतलब 6-7 के आंसर यस है, तो समझ लो कि इसको मेरे साथ ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ेगा, या मुझे इसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये आप जो नार्सिसिज्म की बात कर रहे हो इसके तो सारे आंसर्स ही यस होते हैं मोस्टली। तो ओके। ऑब्वियसली वो इतना डीप रूटेड होता है, इनके सेल्फ स्टीम हिले हुए रहते हैं, इनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है, इनके बहुत सारे बिलीव्स, निगेटिव बिलीव्स रहते हैं खुद को लेके। तो दे फील दे आर नॉट गुड इनफ एनी विच वेज, एंड इनके साथ मुश्किल होता है थोड़ा। पर ये डेवलप पहले से किसी कारणवश होता है, या ये इट्स दैट हेरिडिटरी और इट्स जस्ट हैपेंड कि नार्सिज्म आ रहा जिनका है हमारे सेल्फ अंदर? वर्थ लो होता है ऐसे पेरेंट्स आइदर नार्सिसिस्ट बनते हैं, और या फिर वो फिर एक शेल में चले जाते हैं, एंड दे आर लाइक कीप ऑन टेलिंग देयर चिल्ड्रन टू जस्ट हाउ दे कैन फिट इनटू द सोसाइटी, मतलब हाउ दे कैन डू गुड, हाउ दे कैन डू बेटर सो दैट देयर सेल्फ वर्थ इज मेट। तो जिनका सेल्फ वर्थ बहुत लो होता है और उनको पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मुझे बताना है कि मैं बहुत कुछ हूँ, ये लोग होते हैं नार्सिसिस्ट। मैं कुछ भी नहीं हूँ खुद का, मेरे अंदर कुछ भी अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई रोल प्ले नहीं है। तो फिर ये मैं खुद को कैसे कोप करूँ? तो फॉनिंग, मतलब ये बताना कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बगैर तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम आज तुम्हारा अस्तित्व है तो मेरे वजह से है। करना खुद कुछ भी नहीं है, फिर मैं जाऊं और बोलूं पढ़ाई पापा ये टॉपिक समझा दो, इतना भी नहीं समझता है तुमको, ऐसे कैसे हो तुम, आज तक तो मैं तुम्हारी उम्र में था इतना कर लिया, तो मैंने तो पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे है ही नहीं, लेकिन मैंने उसको ये तो जता दिया कि तुम कैसे बेवकूफ हो। दैट्स नार्सिसिज्म। गॉट इट। क्या पेरेंट्स का बच्चों से एक्सपेक्ट करना कुछ भी, लेट इट से गिफ्ट्स या लेट से स्मॉल प्रेज ओनली फॉर देयर एफर्ट्स, क्या ये किसी तरीके का अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन है या इट्स इट्स ओके? ये कंप्लीटली पेरेंट का इंटेंशन क्या है उसके पीछे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं हर बार अगर बच्चे को गिफ्ट दे रही हूँ, छोटा छोटा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, बार बार गिफ्ट दे रही हूँ, चलो आज आप स्कूल गए थे ना टाइम पे तो मैंने आपको चॉकलेट दिया,
आज आप जल्दी उठ गए थे तो मैंने आपको कैडबरी दी, वॉटेवर। अगर ऐसे में बार बार गिफ्ट दे रही हूँ तो दिस इज अनहेल्दी पैटर्न। बट अगर मैं सच में जेन्युइनली मेरे बच्चे को अप्रिशिएट कर रही हूँ, कभी दे रही हूँ कभी नहीं दे रही हूँ, कभी सिर्फ अप्रिशिएट कर रही हूँ, कभी सिंपल तुझे डोसा पसंद है चल आज डोसा खा के आते हैं, या चल मैंने आज तेरे लिए घर पे ये बनाया है। So it really depends upon your own intention, because let me tell you that your child is absorbing your energy। जो आप एनर्जी थ्रो करते हो ना बच्चे पे, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो व्हाट इज योर एनर्जी व्हाइल यू आर गिविंग दिस गिफ्ट, वेदर दिस इज एनर्जी ऑफ ओवर कॉम्पेंसेटिंग, वेदर दिस इज एनर्जी कि तू और करता रहे अच्छा परफॉर्मेंस, वो एनर्जी है, या समवेयर आउट ऑफ लव, आई नो बेटा आपने बहुत अच्छा ट्राई किया चलो आज पार्टी करते, दैट इज द एनर्जी। योर चाइल्ड इज एब्जॉर्बिंग योर एनर्जी। सो वी पर मैं कैन नॉट आपसे कुछ जनरलाइज दिस। ओके, बट मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था, उल्टा होता है। अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमें प्रेज़ करे हमारे एफर्ट्स के लिए, हमें गिफ्ट्स दे, तो क्या ये अनहेल्दी पैटर्न है पेरेंट्स की तरफ से, या इट्स ओके टू एक्सपेक्ट थिंग्स? ये बहुत एक नेचुरल ये है कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लग रहा है, तो ही शुड टेक केयर ऑफ माय, मे बी समटाइम्स ही शुड बाय मी सम गिफ्ट्स। ये बहुत एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है मैं बोलूँगी। अब नहीं क्या, एक वाइफ तो एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, राइट? इनिशियल मैरिज में तो करते ही है, ये डे वो डे कुछ ना कुछ मेरा हस्बैंड मेरे लिए करे, तो ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है। बट तुम बट ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है। ये टॉक्सिक तब हो जाता है जब पेरेंट्स कंटिन्यू डिमांड करते हैं और कंपेयर करते हैं। तूने तेरे वाइफ के लिए लाया ना, तो मेरे लिए भी तूने सेम लाना चाहिए। तूने तेरे बहन के लिए भी लाना चाहिए। तूने तेरे वाइफ के लिए ये ब्रांड का पर्स लाया है ना, तो मेरे लिए भी उसी ब्रांड का लाना चाहिए। तेरे घर में फ्रिज आया है ना नया, तो मेरे घर में भी आना चाहिए। सो देन दिस इज टॉक्सिक। So, out of a normal human tendency, if it is happening, then fair enough. I don't see anything into that. But if it is happening as a toxic behavior, wherein there is constant comparison, there is constant materialistic attachment to the things, then it is toxic. लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। अभी हमने बहुत कुछ बात किया कि क्या-क्या सही नहीं है, क्या-क्या अनहेल्दी पैटर्न्स हैं। बट अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, एक लिस्ट कि हेल्दी हेल्दी पैटर्न्स इन पेरेंट्स व्हिच इज़ पॉजिटिव फॉर द किड्स, तो वो हेल्दी पैटर्न्स कैसे-कैसे दिखने चाहिए? हेल्दी एक बच्चे पैटर्न्स की के पॉइंट बहुत ऑफ व्यू बड़ी से अगर लिस्ट मैं है पूछूँ नहीं। तो? हाँ, हेल्दी पैटर्न्स की बहुत बड़ी लिस्ट है नहीं, हेल्दी पैटर्न्स की छोटी सी लिस्ट है। ओके, वो है कि मैं मेरे बच्चे के इमोशंस और फीलिंग्स को एक्नॉलेज करूँ। मेरा बच्चा जैसा है वैसा मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। मेरे बच्चे को मैं अनकंडीशनल प्यार दूँ। हर एक ह्यूमन के बहुत बेसिक 3 नीड्स होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान को के अलावा। हमारे 3 बेसिक नीड है, टू बी लव्ड अनकंडीशनली, टू बी सीन एज़ दे आर एंड टू बी एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड एज़ दे आर। तुम जैसे हो वैसे मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ के लेता हूँ। एंड योर प्रेजेंस, योर एंटायर बीइंगनेस मैटर्स टू मी। आई सी यू हू यू आर। सो ये बहुत बेसिक 3 नीड्स अगर फुलफिल कर लूँ मैं मेरे बच्चे को, तो आई एम अ परफेक्ट पैरेंट। वाओ! ऐसा कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, अनहेल्दी पैटर्न जो पेरेंट्स में दिखता है, आपकी प्रैक्टिस में आपको दिखा है पर हमने बात नहीं करी है? आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें जो कवर की है वो सभी कवर हो जाता है इसमें। सो आई डोंट थिंक कि कुछ शायद स्किप हुआ है। ओके, You had a very good list of questions, I would say. थैंक यू। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही पावरफुल मुझे कॉन्वर्सेशन लगा। हमने बहुत सारी चीज़ें टच किया। मुझे लगता है कि जो भी इसको सुनेगा बहुत ही एनलाइटनिंग रहेगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बट या थैंक यू फॉर योर टाइम।
मैं आपको Thank अपडेट you. Thank करता you हूँ। for having me. Thank you so much. ये